अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पिछले दिन वाला जादू समझ आ गया होगा। अब आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स खुद से बना सकते हैं, लेकिन सर फिर भी डर लगता है, तो हमने किताब को भी रटा मार लिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी रटा मारें तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। लेकिन जहां डर जाए कोई बात नहीं, आप अपने रवायती तरीके पे वापस चले जाइएगा। एक अच्छी चीज बताने की कोशिश की है, अगर उससे आपको सहूलत हो, लेकिन पता लगे कि आपको लगे ये बहुत ज्यादा साइंस है, तो ठीक है भाई, आप जो जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलग से समझ आ गए, और फिर उसके बाद वो जो दो स्टैंडर्ड्स उसमें यूज हो रहे थे, इन्वेंटरी काउंटिंग और एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, वो अलग से समझ आ गए। चीजें आगे बढ़ाएं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की एक शाख हमारी रह गई थी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें कुछ रेशियो एनालिसिस, कुछ नंबर गेम, कुछ चीजें इस तरह से करके चेंज हो रही होती हैं। ये स्लाइड्स रिवाइज वाली है ना किबला? ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मैथमेटिकल प्रोसीजर आसान अल्फाज में, एनालिसिस वाले प्रोसीजर्स। सम टाइम आप ऑडिट करते हुए अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ तो है ना कि जो आपको बना बनाया तरीका दिया हुआ, आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये चार चीजें यूं एच कर लें, वो डॉक्यूमेंट देख लें, उस तरह से कर लें। सम टाइम चीजों की एक मैथमेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपको कोई चीज मैथमेटिकली अजीब सी लगे कि यार ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये तो ऐसे होना चाहिए था, अगर आपको लगे कि वो एक खास रिलेशन आपको डाटा में नजर नहीं आ रहा, एक खास डाटा जो आपको लग रहा था कि ये उसका 10% होना चाहिए था, ये उसका 5% होना चाहिए था, अगर उसमें उस तरह का रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। समटाइम आपके पास डाटा होता है, आप डाटा को अपनी तरफ से दिमाग में मल्टीप्लाई करके किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप चीजों को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट आपको बताता है कि भाई हम लोग एक एग्रीकल्चर कंपनी है और हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स के ऊपर इतना खर्चा किया, पिछले साल हमने खर्चा किया था पेस्टिसाइड्स पे 20 मिलियन का, इस दफा हमने खर्चा किया है 30 मिलियन का, तो कितना खर्चा बढ़ गया? 10 मिलियन। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 50% बढ़ गया। तो जब हमने पता किया तो ये जितने इनके पास खेत थे, जितनी जगह पे ये काश्तकारी करते थे, इस दफा इन्होंने 30% ज्यादा जगह ली थी। पिछली दफा जितनी इनके पास जगह थी, इस दफा उससे 30% ज्यादा जगह है। लेकिन पिछली दफा जितना इनका खर्चा लगा था पेस्टिसाइड्स पे, इस दफा उससे 50% ज्यादा लगा है। अभी मैथमेटिकली लिंक नहीं बन रहा आपस में। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकती है, शायद पेस्टिसाइड महंगे हो गए हो। लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको कोई डाटा नहीं दिया और आपको बताया कि इस दफा हमारी जो काश्त वाला एरिया है वो 30% बढ़ गया है, और आपने जब उनका खर्चा देखा और वो 50% बढ़ गया था, तो आपको जहन में थोड़ा सा रिस्क आया। आपने कहा यहां शायद कुछ गड़बड़ है। अगर आप उनसे पूछें कि पेस्टिसाइड्स के रेट बढ़े हैं और वो कहें नहीं, तो और मशकूक हो जाए। अब बगैर रसीद देखे, बगैर सपोर्टिंग एविडेंस देखे, बगैर डिटेल सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाए, आप ये अचानक से मशकूक क्यों हो गए? क्योंकि चीज मैथमेटिकली दिमाग में नहीं आ रही। आप जब एनालिसिस बना रहे हैं, जब आप थोड़ा सा अपने दिमाग को चला रहे हैं, तो आपको वो चीज अजीब सी लग रही है, आउट ऑफ पैटर्न लग रही है, मैथमेटिकली हजम नहीं हो रही कि भाई अगर वो चीज 30% बढ़ी थी तो तुम भी 30% बढ़ जाते। तो ये खर्चा अगर 30% से ज्यादा बढ़ गया और महंगाई भी नहीं हुई, तो क्या जाया होना शुरू हो गया? क्या स्टॉक चोरी हो गया? क्या लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी वाली उल्टी सीधी हरकतें हो गई? कुछ तो हुआ होगा। जब उसको कुछ हुआ होगा, कोई इन्वेस्टिगेट करेगा, ज्यादा डिटेल से पता लग जाएगा। फिर क्लाइंट आपको बताता है कि जी हमारा जो है वो हमने इस दफा अपने कुछ एसेट्स बेचे हैं, और जो बेचे हैं उन पे हमें गेन हुआ है। ऑडिटर ने कहा अच्छा क्या बेचा? उन्होंने कहा जी एक एसेट जो 6 साल पहले लिया था, जिसकी 10 साल यूजफुल लाइफ थी,
और हम उसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएट कर रहे थे, तो ऑडिटर रफली अंदाजा लगाएगा कि 6 साल पहले वो जो उसकी कीमत थी उसको 40% पे ले जाएगा अपने दिमाग में, और फिर उनसे कहेगा गेन कितना हुआ है, वो कहेंगे 2.5 लाख का। तो ऑडिटर्स अमाउंट में वो 2.5 लाख ऐड करके उनसे पूछेगा इतने का बेचा था। बात समझ रहे हैं? उन्होंने नहीं बताया हमने कितने का बेचा, बस आपको ये बताया है कि हमें गेन हो गया है। आपने कहा किस चीज पे? उन्होंने कहा एक एसेट जो कि 6 साल पहले लिया था और यूजफुल लाइफ थी 10 साल। अगर फर्स्ट के उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कोई नहीं है तो आप पूछेंगे कितनी कीमत थी उस वक्त उस चीज की? उन्होंने कहा जब ली थी तो 10 लाख की चीज थी। तो आपने रफली अंदाजा लगाया कि फिर इस वक्त 4 लाख के आसपास होगी। और उनसे पूछा गेन कितना हुआ? उन्होंने 2.5 लाख। आपने खुद ही से 2.5 ऐड किया, फिर उनसे पूछा कि बेचा कितने का है। अब अगर वो 6.5 के आसपास की बात करेंगे तो मेरे लिए काबिल कबूल है, और अगर वो लेफ्ट राइट को अजीब सी बात करेंगे तो मशकूक हो जाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये क्या किस तरह। तो आप समझ रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कर रहे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर आपको रिस्क असेस करके दे रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर किसी चीज की एक्यूरेसी के ऊपर आपको डाउट क्रिएट करके दे रहे हैं। तो किसी भी एरिया का सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते वक्त अगर मुझे उस एरिया की मैथ समझ आती हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 100 एम्प्लॉई हैं, इस दफा किसी एम्प्लॉई की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, बस 10 एम्प्लॉई बढ़े हैं, तो जितनी एम्प्लॉई कॉस्ट पिछली दफा थी उसका 10% ज्यादा होना चाहिए इस दफा, अगर सैलरी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा 10% सैलरी बढ़ाई और 10% तादाद बढ़ी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल हो गया। पिछली वाली अमाउंट के साथ एक दफा 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो आप रफ एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं कि कहानी यहां रही होगी। अब एक स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल मतलब और एक स्टैंडर्ड की इंग्लिश है। जो इंग्लिश है वो बाद में देख लेंगे कि लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ आ रहा है बेसिकली हो क्या रहा है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। जो इंग्लिश लिखी हुई उसको इग्नोर करते हैं, वक्त ज्यादा होता तो हम बहुत डिटेल में बात करते। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस। फर्स्ट करें, मेरे पास डाटा है 2022, 23 और 24। सेल्स हुई है 5 मिलियन, 5.5 मिलियन और 8 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल थी 3.5 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल थी 3.7 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल है 7 मिलियन। राइट पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फर्ज करेंगे कुछ नहीं लिखा हुआ, स्टिल क्या कुछ अजीब सा लग रहा है? 5 मिलियन में 3.5 मिलियन, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? 1.5 मिलियन। 5.5 मिलियन में 3.7, कुछ करीब करीब वो हो गया, और 8 मिलियन में 7 मिलियन। रेवेन्यू 8 पे पहुंच गए, प्रॉफिट 1 मिलियन। कुछ हजम नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी रेशो बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ जीपी 30% था, यहाँ 32.7%, यहाँ 12.5% हो गया। तो जैसे ही आपने देखा तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जीपी की परसेंटेज शार्पली फेल हुई है डिस्पाइट हायर सेल। तो अब खतरा क्या है? खतरे की घंटी, रेड फ्लैग क्या है? ओवरस्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नजर आ रही है। या हो सकता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के इश्यूज हो, कम ज्यादा प्लस माइनस हो गई हो सकता है रेवेन्यू रिकग्निशन में कोई एरर हो गया हो, रेवेन्यू शायद 10 मिलियन के आसपास हो। तो या इन्वेंट्री का मसला है, या कॉस्ट का मसला है, या रेवेन्यू का मसला। बगैर रसीदें देखे आप अलर्ट हो गए और आप इन 2-3 एरियाज पे जरा ज्यादा ध्यान से देखेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप ऑडिट सर्व लगाएंगे तो आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन देखेंगे, सेल्स का कट ऑफ चेक करेंगे, ट्रेंड्स कंपेयर करेंगे, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अगेन ये वन ऑफ द एग्जांपल है, सिर्फ एक बताने के लिए कि सिर्फ इतना सा डाटा देखते साथ ही कान खड़े हो जाते हैं, बंदा अलर्ट हो जाता है। अब दिस इज नॉट सब्सटैंटिव प्रोसीजर, दिस इज एक ओवरऑल एनालिसिस किया आपने, चीजों के दरमियान जो लिंक है उसको देखा और उसकी बेस पे कुछ प्रोसीजर्स डेवलप कर लिए। अगर मैं इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल शेयर करूं, 22, 23, 24 सेल्स ईयरिंग, डेटर्स ये रहे। 4 मिलियन की सेल थी, आपके डेटर होते थे 5 लाख के। 4.2 मिलियन की सेल में आपके 6 लाख के डेटर होते थे। 4.5 मिलियन में आपके डेटर हो गए 12 लाख के। और कितने कितने दिनों में पेमेंट हो रही है? 45, 52, 97, ये आगे डेटर टर्न अराउंड टाइम निकाला हुआ है। तो जब 4 मिलियन की सेल है और 5 लाख का डेटर है, तो 4.5 मिलियन में एकदम से डेटर 2.5 गुना कैसे हो गया? अब डर लगा थोड़ा सा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है।
ऑब्जर्व आपने क्या किया, रिसीवेबल और कलेक्शन डेट्स जो है वो डबल हो गए हैं। रेड फ्लैग क्या है, आपको लग रहा है या सेल फिक्टिशियस है या कुछ बैड डेट्स हैं और वो सही से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, हम खामखा ज्यादा दिखा रहे हैं लेकिन ये शायद असल में इतने ना हो। तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, कंफर्मेशन भेजेंगे, एजिंग एनालिसिस देखेंगे, रिसीट्स को देखेंगे, पोस्ट ईयर एंड चीजों को देखेंगे। समझ रहे हैं? तो अगेन वक्त कम है, मैंने इस तरह की बहुत सारी स्लाइड्स डाली हैं, मैं सिर्फ आपको मोटे मोटे से चंद वो फिगर्स दिखा के डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल हैं कि हम हर एरिया में इस तरह की अजीबोगरीब चीजों पे मशकूक हो सकते हैं और उसके ऊपर हम घबरा के कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगा के अपनी तसल्ली कर सकते हैं। तो से रेंट एक्सपेंस का पैटर्न जनवरी से अक्टूबर तक ₹1,00,000 पर मंथ था, नवंबर में 3.5 लाख था, दिसंबर में 0 हो गया। क्या शक लग रहा है? एक खास टाइम पे 1-1 लाख रहा, एक महीने में अचानक से हो गया 3.5 और एक महीने 0 हो गया। महीना दिसंबर का है। हो सकता है कोई एक्रूवल प्री पेमेंट का मसला पड़ गया हो, शायद रिकॉर्डिंग 2 महीने की इकट्ठी हो गई है, शायद ईयर एंड के आसपास चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन नजर आई कि सडन स्पाइक हुई नवंबर में और दिसंबर में मर गया। मिस क्लासिफिकेशन या प्रीपेमेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, रेंट एग्रीमेंट देख लें, लेजर एंट्रीज देख लें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लें कि भाईजान ये हुआ क्या। अब क्लाइंट ने आपको सिर्फ ये डाटा दिया और आप जज्बाती हो कि अगले लेवल पे सोचना भी शुरू हो गए कि मैंने क्या करना है। ये दिमाग एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये जो आपके जहन में नंबर्स को देख के, उनकी फ्लक्चुएशन को देख के आपको हो रहा है कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऑडिटर के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की एक खास किस्म ये भी होती है कि वो एनालिसिस करके देखता है कि चीजों में कोई अजीबोगरीब सी फ्लक्चुएशन तो नहीं है। जस्ट अगेन सैलरी एक्सपेंस जनवरी से सितंबर तक 8 लाख पर मंथ था, अक्टूबर में भी 8 लाख था, नवंबर में 2 मिलियन हुआ, दिसंबर में फिर 8 लाख हो गया। फिर परेशान हो गए आप, पीछे भी सही चल रहा था, इधर भी सही था, यहाँ पे भी, यहाँ पत्थरी पागल हो गया एकदम से। रेड फ्लैग, शायद बोनस दिया हो और गलती से एक्सपेंस आउट कर दिया हो, यहाँ पेरोल के एक्सपेंस में डाल दिया, उसको एक अलग कैटेगरी में ना डाला हो। शायद डुप्लीकेट एंट्री हो गई हो बहुत बड़ी, तो पेरोल के रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें, बोनस की पॉलिसी वेरीफाई कर लें, अप्रूवल डॉक्यूमेंट देख लें। जहां जहां आपका एनालिसिस, आपका जहन आपको बता रहा है कि चीजें सही नहीं चल रही। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख के थे, सेकंड में 180 के थे, थर्ड में 210 के थे, चौथे में 9 लाख हो गए। ये रंग नंबर है। ईयर एंड एक्सपेंस की जंपिंग नजर आ रही है। कोई रिलेटेड पार्टी का मसला हो सकता है, कोई करीब किसी अपने चाहने वालों से एडवर्टाइजमेंट करवा ली और उनको जनाब बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। इनवॉइसेस देखें, कॉन्ट्रैक्ट देखें, बोर्ड की अप्रूवल देखें कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा करते थे, ये अचानक से आपको क्या हो गया। 9 लाख तो बिल्कुल भी आउट ऑफ पैटर्न लग रहा है। इन्वेंट्री 2022 में 10 मिलियन की सेल थी, 2 मिलियन की इन्वेंट्री होती थी। 12 मिलियन की सेल थी, 2.2 मिलियन की इन्वेंट्री। 13 मिलियन की सेल, 6 मिलियन की इन्वेंट्री। एकदम से परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इन्वेंट्री रोकना क्यों शुरू हो गई है, और रोक रही है तो पता नहीं बेच भी पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। एनआरवी तो जरा चेक कर ले, क्या बिक भी सकती है या नहीं, हालात क्या है उसके, ओवर रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई हुई, ठीक है, थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री तो नहीं हमारे पास पड़ी हुई। शक आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको वेरीफाई कर लें। रिपेयर मेंटेनेंस क्वार्टर 1 में 50, 2 में 45, 3 में 48, चौथे में 3 लाख। इस वक्त जरा लॉस दिखाना होगा तो मैंने कहा चलो आखिरी क्वार्टर आ गया, इसमें चीजें पुट कर दें। मुमकिन गलतियां हो सकती हैं, कैपिटल नेचर की चीजें रिपेयर मेंटेनेंस में डालती हूँ। कोई ईयर एंड के आसपास जान के किसी ट्रांजैक्शन को अपने कोई खास अमाउंट दिखाने के लिए दिखाया हो, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह बीच में डाल दी हो, कोई और एरिया मिसक्लासिफाई करके इसके अंदर हेडिंग में इस गलत अकाउंट को चार्ज कर दिया हो। 2022 में 15 मिलियन था सेल्स और नेट प्रॉफिट था 1.5 मिलियन। 18 मिलियन हुआ और नेट प्रॉफिट हो गया 1.2 मिलियन। 21 मिलियन हुआ नेट प्रॉफिट हुआ। तो अगर इनका 25 मिलियन प्रॉफिट वो होगा सेल्स, तो नेट प्रॉफिट तो 4 लाख हो जाएगा। और अगर उन्होंने 30 मिलियन कमा लिया कहीं, तो नेट प्रॉफिट तो 5 रुपए होगा।
कुछ अजीब सा नहीं हो रहा? ये भाई साहब ऊपर जाए जा रहे हैं, वो नीचे आए जा रहे हैं, सेल बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं। जैसे अभी यार मेरे केस में कहता है कि पहले इतने कम ट्रांजैक्शन दिखाते थे और इतना ज्यादा टैक्स देते थे, अब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखाते हैं और इतना सा टैक्स देते हैं। ये कैसे है कि आपका वॉल्यूम बढ़ गया और टैक्स कम हो गया? अब लॉसेस है। अब ये तो असल में जब इधर आएंगे तो फिर हमारे आंसू नजर आएंगे ना उन्हें कि हुआ क्या, लेकिन अजीब सी सिचुएशन नजर आ रही है। रेड फ्लैग्स, आपको लग रहा है हाई एक्सपेंसेस, फ्रॉड, मिस एलोकेशन, ये इस तरह से है। तो देखिए कौन कौन सी बिजनेस की पेमेंट है, कौन सी नहीं है। क्या प्रॉफिट कम जान के तो नहीं कर रहे, टैक्स तो नहीं बचाना चाह रहे, नीयत तो नहीं खराब कहीं? तो अगेन ये चंद एग्जांपल्स हैं जो मैंने अलग अलग एरियाज की आपके लिए जनरेट की कि एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई अलग अलग जगह आप एनालिसिस की बेस पे कहां आपको होता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ लग रही है। समटाइम क्या होता है, ये तो वो हैं जो आपको शक जनरेट कर रहे हैं। आप कोई चीज वेरीफाई करने चाहते हैं कि जी मैंने आपकी इनकम वेरीफाई करनी है, आपके एक्सपेंस, वो आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन बताते हैं चीजों में, तो फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि वो चीज कितनी बनेगी और उनसे पूछते हैं आपके यहाँ कितनी रिकॉर्ड हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास आप गए, 600 बच्चे उनके पास और मंथली उनकी फीस है 8,000 पर बच्चा और 10 महीने उनका एकेडमिक ईयर चलता है। तो रफ अंदाजा आपने लगाया कि 600 बच्चे 10 महीने तक 8,000 अगर देंगे तो 48 मिलियन के आसपास होना चाहिए। उनसे पूछा, रिपोर्टेड फिगर 39 मिलियन। इतना बड़ा गैप 9 मिलियन का। सिचुएशन मशकूक हो गई। लेकिन अगर वो जवाब आपको बताते कुछ 47 मिलियन के आसपास का उनके पास लिखा हुआ होता, तो आपने जो रफ अंदाजा लगाया था, जाहिर है किसी महीने कोई माफ हो गई, कोई सेल वो फी, किसी जगह कोई डिस्काउंट हो गया, किसी जगह कोई ओवर बुकिंग हो गई, छोटी मोटी तो खैर है, ये तो 9 मिलियन का गैप आ गया। तो समटाइम क्या होता है, क्लाइंट से आप एक एरिया के स्टैट्स पूछते हैं, वो एरिया के आपको कुछ नंबर्स बताता है, आप उन नंबर से अपनी एक एस्टिमेशन बिल्ड करते हैं। उस बिल्ड की हुई एस्टिमेशन को उनकी रिपोर्टेड फिगर के साथ, रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ मैच करते हैं, तो आपको लगता है कि यहां तो गड़बड़ हो रही है। एक बेकरी है, उन्होंने 15,000 किलो फ्लोर यूज किया साल में। आपने जब डाटा देखा तो उनका 15,000 किलो फ्लोर यूज हुआ था। हर केजी से 10 स्टैंडर्ड लोफ्स बनते हैं और एक लोफ 100 का बिकता है। तो क्लियर कट मैथ है ना, साफ नजर आ रहा है, इतने किलो, 1 किलो से 10 बनते हैं और एक बिकता है 100 का। तो आपने रफली वो कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इतनी की उनकी अमाउंट होनी चाहिए। जब पूछा तो उन्होंने कहा जी बड़ी कम सेल है। ये तो ऐसी है जैसे आप कहेंगे अच्छा कॉलेज में इतने बच्चे हैं, इतनी हर बच्चे की फीस होगी, मल्टीप्लाई करके इतना अंदाजन बनता है। सर कितने रुपए आपके पास आ रहे हैं? मैं यार बस 30-40 लाख रुपए आते हैं। कहेंगे सर इतनी भी लूट नहीं है, ये देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट करोड़ों में आ रही है, आपके पास लाखों में आ रही है। तो सम टाइम कुछ चीजों में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, आप उस मैथमेटिकल रिलेशन को एक्सप्लॉइट करके एक अमाउंट तक पहुंचते हैं अपने दिमाग में, उसको लिखते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि आप अपनी अमाउंट बताएं। तो विदाउट गोइंग इनटू वेरी डिटेल सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको फौरन से अलर्ट हो जाता है कि ये एरिया अपेरेंटली सही लग रहा है या इसमें कुछ और गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक फ्लीट फ्यूल कंजम्पशन का मामला है। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसके पास है 20 ट्रक। हर ट्रक ने पर मंथ तकरीबन 3,000 किलोमीटर चला है। फ्यूल की एवरेज है, एक काम करता हूं, एनिमेशन डालनी थी लेकिन ओवरऑल जो है ना, आपको जवाब नजर आ रहा हो, थोड़ी सी तो मैथ आपसे करवाऊं ना, वक्त कम होता है ना क्रैश का, तो सारी चीजें सीधी सीधी। 20 ट्रक है, एक ट्रक एक महीने में कितना चल रहा है? 3,000 किलोमीटर, और फ्यूल एवरेज है उसकी 3 किलोमीटर पर लीटर, और फ्यूल है 270 रुपए का। तो इस कंपनी का पेट्रोल का खर्चा कितना आया होगा? महीने का? हाँ जी, 5.4 मिलियन पक्का।
हमने क्या किया, 20 ट्रक पकड़े, उनको 3000 किलोमीटर चला दिया। कितने हजार किलोमीटर हो गए? और फिर हमने कहा कि 1 लीटर में 3 किलोमीटर होते हैं, 3 पे डिवाइड किया, लीटर पता लग गए, लीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक अमाउंट बता दी। अब अगर क्लाइंट हमें बहुत ही अजीब सी एक अमाउंट बताए जो इससे 10-20% से भी ज्यादा फासले पे हो, तो मुश्किल तो हो जाएगी। हो सकता है कोई ट्रक 2800 किलोमीटर चला हो, तो हो सकता है कोई 3100 भी चला होगा, ये रफ एवरेज है। तो जब आप रफ एवरेज को मल्टीप्लाई करके एक रफ एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं, तो अब आपका एनालिटिकल प्रोसीजर आपको बताएगा कि आप सही तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। आई कि कभी कभी बहुत मूड में हो तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सामने पेश कर देते हैं, यानी कि सिर्फ मोटे मोटे एरियाज, आपका कंप्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन, और आपने देखना होता है कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी कम हुई है, और उसके ऊपर कभी कभी आपसे पूछता है कि बताओ इसमें क्या क्या मामलात हो सकते हैं। तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए 1-2 सीए फाइनल के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर कैफ के 1-2 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग वाले टाइम पे भी सर उसामा भी हो सकता है आपको कहें कि जी इस वक्त जितना टाइम है वो थोड़ी सी क्लास में प्रैक्टिस हो और कुछ 1-2 वीडियोस आपसे शेयर हो। 1-2 वीडियोस जो है सवालों की मेरी भी। अब ये एक ऐसा एरिया है जिसपे रेगुलर क्लास 1 हफ्ता डिस्कशन चलती रहती है, इसलिए कि डर होता है कि आइए कभी भी कुछ भी पूछ ले तो आपका कम से कम वो मैथमेटिकल माइंड चलना शुरू हो जाए। लेकिन चूंकि ये क्रैश क्लास है तो यहाँ पे हम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं रिकॉर्डेड में प्रैक्टिस ऐड तो कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो के साथ 1-2 सवालों की प्रैक्टिस वीडियोस भी ऐड हो जाएगी, मतलब वहीं पे उसी प्लेलिस्ट में उसी जगह आ जाएगी कि अगर आप ओवर एंड अबव उसे देख के जरा थोड़ा सा अपना माइंड ये वाला और बेहतर करना चाहें। अभी बहरहाल मैंने जो एक क्रैश में हो सकता था चंद डेटा दिखा के आपसे जो क्विक मैथ करवा ली, उससे कम से कम एक हौसला हो गया कि आप ये मैथमेटिकली चीजों को समझ रहे हैं। अब चलते हैं स्टैंडर्ड के अल्फाज की तरफ, स्टैंडर्ड की इंग्लिश। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स किस वक्त यूज करने हैं? उन्होंने कहा भाई ये 3 आइडियल टाइम है जिस वक्त आप इनको यूज कर सकते हैं। एक ऑडिट प्लानिंग के टाइम, ऑडिट प्लानिंग के वक्त आप क्लाइंट के पास गए, आपने क्लाइंट से कहा भाई आपके ओवरऑल जरा मुझे अपना ट्रायल तो दें, जो ड्राफ्ट ट्रायल है जो भी अभी तो प्लस माइनस होना है, उन्होंने आपको डाटा दिया, उस डाटा के ऊपर आपने जो पीछे हरकतें हम कर रहे थे इस तरह की हरकतें करके रफ अंदाजा लगाया कि अगर ये अमाउंट इतनी है, ये इतनी है, तो अगली वाली कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो सम टाइम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट एंटिटी की मिल जाती है और आपको हाई ऑडिट रिस्क एरियाज मिल जाते हैं। सम टाइम आप क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के तौर पे, जैसे भी आपने कहा कि लोफ की कॉस्ट क्या होगी, पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी, एजुकेशनल फीस की रेवेन्यू कितना होगा। तो सम टाइम जिन एरियाज में बहुत अच्छी मैथ होती है हम उसमें मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड करके और अंदाजा लगाते हैं कि इन चीजों को आपस में रिलेट करके हमें क्या जवाब मिलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां इस तरह की मैथमेटिकल वर्किंग से आपको एक रफ अंदाजा मिल जाता है। तो अब अगर आप इन्वेंट्री को ऑडिट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई हम ओपनिंग में प्लस और माइनस करके देख लेंगे, जितना हमने परचेजेस की वो प्लस करके देख लेंगे, जितना हमने फैक्ट्री को इशू किया वो माइनस करके देख लेंगे, तो रफली क्लोजिंग आ जाना चाहिए, या जितना सेल हुआ उसको माइनस कर दें ताकि अंदाजा आ जाए कि फिनिश का हमारा क्लोजिंग कितना है। तो ये मैथ है। तो जिस जिस एरिया में जहां जहां मैथ है, अगर आप हल्की फुल्की मैथ यूज करना चाहें तो आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाते हुए किसी भी असर्शन में, मेनली एक्यूरेसी वाली असर्शन में या कंप्लीटनेस वाली असर्शन में, आप एनालिटिकल प्रोसीजर की एक आध लाइन की मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर उस चीज में कोई मैथमेटिकल थिंग है तो आप कहें हम इस चीज को उस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह के जवाब पे पहुंचेंगे और फिर उस जवाब के बारे में देखेंगे कि वो जवाब सही तरह का आया या नहीं आया। घबराए तो नहीं बैठे? एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप इसके साथ ये कर सकते हैं। तीसरा, एट द एंड ऑफ ऑडिट हमारा जो पार्टनर है वो अपने तरीके से चीजों को लेके चल रहा होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाता है और वो एक ओवरऑल रिव्यू बनाता है। उस टाइम पे अगर वो डीपली हर बंदे के सारे प्रोसीजर्स चेक करना चाहे तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो ये अंदाजा लगाता है कि मेरे कौन से टीम मेंबर ने कौन से एरिया में कितना हल्का काम किया, और जहां हल्का काम किया वहां उस एरिया में एंटर होकर देख लेता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो मैं इसको नॉर्मली क्लास में भी डिस्कस करता हूं कि अगर उसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो वो एकदम से पूछेगा कि यार ये इक्विटी वाली साइड 600 मिलियन से कैसे बढ़ गई। तो जो जिसने इक्विटी का ऑडिट किया होगा वो कहेगा सर 100 मिलियन तो रिजर्व्स ऐड हो गए प्रॉफिट की वजह से,
और 500 मिलियन की इक्विटी रेस की है हमने। पूछेगा जी इक्विटी कैसे रेस की है, वो कहेंगे जी राइट इशू था। अगर राइट इशू था तो वो कहेगा अच्छा जरा मुझे दिखाओ राइट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, राइट की वर्किंग क्या है, कितनों को ऑफर किया, कितनों ने वेल किया, कौन से दिन थे जी, फलाना तारीख से फलाना तारीख। अच्छा तो इतनी करोड़ रुपए की मुझे बैंक स्टेटमेंट में दिखाओ क्रेडिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुतमईन हो गया कि हमने राइट इशू किया था। तो हमारे पास 100 मिलियन प्रॉफिट्स में से आया और 500 मिलियन राइट इशू से आया। तो कहेगा राइट इशू से हमारे पास 500 मिलियन आया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कम से कम 500 मिलियन से बढ़ जाना चाहिए। भाई अगर हर साल उतनी ही रेवेन्यू हो रहे हैं, उतने ही खर्चे हो रहे हैं, तो बैंक जो साल के शुरू में था प्लस माइनस होके आज भी उतना ही होगा, तो कम से कम 500 मिलियन तो बड़ा होगा। तो जब बैंक वाला एरिया जिस बंदे का था उसने खोल के दिखाया, उसने कहा जी ये तो 200 मिलियन बड़ा है। उसने कहा तुमने सही काम नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं आपको बताता हूं, असल में 325 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है इन्होंने। तो पैसा आया और निकल भी गया। अब उसने मोटी मोटी मैथ की कि ठीक है पहले जितना था उसमें 500 आया, उसमें से 200 अभी पड़ा हुआ है, 325 निकला है, तो ठीक है थोड़ा बहुत तो और भी अपना उसमें प्लस माइनस हो ही जाती है अकाउंट में। तो 350 की इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट वाले बंदे को पकड़ा, हाँ भाई तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट इस दफा कितनी बड़ी हुई है। उसने कहा सर 400 मिलियन। उसने कहा 350 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट, 325 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट इस तरह की हुई थी और बाकी कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ था और कुछ और थे, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट को स्वैप कर लिया। तो फिर आपने उस इन्वेस्टमेंट वाले से, पार्टनर इन्वेस्टमेंट वाले से पूछा कि अच्छा फिर इसका मतलब है साल जब पिछला था तो पिछले साल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी। उसने कहा जी पिछले साल में इन्वेस्टमेंट टोटल हुई थी 700 मिलियन की। तो उसने कहा इस दफा इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन और बढ़ गई, तो 700 मिलियन पे जब 500 मिलियन ऐड करेंगे तो ये कितने % इजाफा है। $700 मिलियन पे 500 का इजाफा है, तो 500 को 700 पे डिवाइड करना है। 71.4, चलें बहुत राउंड नहीं करते, 71%। उसने कहा इसका मतलब है हमारी इन्वेस्टमेंट्स 70% से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो वो अदर इनकम वाला लड़का का है, वो जनाब वो कहीं से एकदम से आया, जी जी सर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट से आने वाली अदर इनकम 70% बढ़ी है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 70% तो उसका रिटर्न भी बड़ा होगा। उसकी जो वो इनकम बढ़ी हुई थी 50% बढ़ी हुई थी। अब उसे पूछा तुम साबित करो ये कैसे, इन्वेस्टमेंट 70% बढ़ रही है, तुम्हारे पास रिटर्न। उसने कहा सर वो जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आधे साल के बाद की थी। एक इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में कर दी थी, एक मिड के बाद कर दी थी। तो शुरू वाले पे तो उतना ही आया जैसा कि आपने बिल्कुल रिस्पेक्टेड, आप मोहतरम पर्सनैलिटी आपने बताया, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी सी प्लस माइनस हो गई थी। अब वो बेचारा तो अपनी एरिया को अपने तरीके से करके बैठा था, उसे क्या पता था इक्विटी के 400 मिलियन से इसकी बारी आ जाएगी। अगला तो डेबिट क्रेडिट में खेल रहा है ना कि 500 मिलियन इधर गया तो उसका डेबिट का है, इधर है तो वो लगा कहां, जो वहां लगा उसके साथ क्या हुआ, उससे वो चीज उतने % बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर इनमें से कोई कह देता कि नहीं इसमें से 400 मिलियन के एसेट खरीदे तो पूछता पिछले साल एसेट कितने थे और इस दफा कितने, फिर पूछता डेप्रिसिएशन कितनी बढ़ी। तो अब पार्टनर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहा है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग समझ रहा है कि ये चीज उतनी बड़ी वो चीज उतनी कम हुई, तो मैथमेटिकली ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, प्लानिंग के वक्त रिस्क असेस करने के लिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के वक्त अमाउंट की एक्यूरेसी कंप्लीटनेस देखने के लिए, और एट द एंड ऑफ ऑडिट। ये ट्रक वाली एग्जांपल देख लें, इसमें इतने सारे ट्रकों ने 20 ट्रकों ने साल में कितनी कितनी दफा तो पेट्रोल डलवाया होगा, तो कितनी सारी रसीदें होंगी आपके पास। तो सैकड़ों हजारों रसीदों पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते, 10% रसीदें उठा लेते, 150 रसीदें वेरीफाई कर लेते। तो सैंपल आपको सैंपल के हिसाब से एक्यूरेसी बताता, लेकिन कंप्लीटनेस वेरीफाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर ही ना पाता बेचारा। और आपके एक मासूम से मैथमेटिकल प्रोसीजर ने कंप्लीटनेस इंश्योर कर दी टोटल अमाउंट।
तो जब भी कंप्लीटनेस में फंस जाएं और कंप्लीटनेस में वो चीज हो जिसका कोई मैथमेटिकल रिलेशन हो, तो उसका एक मॉडल बना के कह देना है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके और टोटल को गैस करने की कोशिश करेंगे और फिर इनकी अमाउंट को देख के अंदाजा लगाएंगे कि इन्होंने कुछ मिस तो नहीं किया हुआ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं आज मैथमेटिकल वर्किंग के साथ आपको पिछले दिन के जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है उसके अंदर टॉप अप बता रहा हूं कि आप मुख्तलिफ जगह क्या क्या लाइनें ऐड कर सकते हैं। कल तक पढ़ते वक्त मैं बार बार कहता था कि एनालिटिकल प्रोसीजर की भी बात नहीं हो रही, बट ये एक अलग फ्रेमवर्क आ गया, यानी कि आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं, एक तरफ एनालिटिकल प्रोसीजर चल रहे हैं जो उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो अब दोबारा आइए से 500 वाली बात सुनते हैं। आइए से 500 ने कहा था दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल नहीं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में अब हमें दो कैटेगरी समझ आएंगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। उन 7 में से 6 प्रोसीजर्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोलते हैं। तो अगर कभी पेपर में सवाल आए कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में बताओ, तो वो बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही पूछ रहे हैं। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की दो किस्में हो गई, जिसमें आप डेप्थ में जाके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, जिसमें 7 में से 6 प्रोसीजर। और जब आप वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में एनालिटिकल की मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो बन जाता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो वो जो ISA 500 है उसमें आखिरी लाइन को हमने आगे तक गौर से नहीं पढ़ा था उस दिन, अब जाके आप उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दो मिक्सिंग नजर आएंगे। तो अब आप मैथमेटिकल प्रोसीजर बना सकते हैं अगर आपको मैथमेटिकल साइंस समझ आ रही है। क्लियर? किताब से और बातें पूछते हैं। हम 3 जगह देख रहे थे, प्लानिंग में, सब्सटैंटिव में और एट द एंड ऑफ ऑडिट, इन ओवरऑल रिव्यू ऑफ ऑडिट टू असिस्ट ऑडिटर कि क्या वो जो सही कंक्लूजन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। देन एनालिटिकल प्रोसीजर की नेचर क्या है? ये इनकी डेफिनेशन है, एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल, यानी कि मुमकिन जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा। समटाइम फाइनेंशियल डाटा होता है, समटाइम नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है, लेकिन उनके दरमियान एक खास रिश्ता होता है जिसको आप मैथमेटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। मच ऑफ द एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग रेशियो एंड कंपेयरिंग रेशियोज। आप कंपेयर कर रहे हैं रेशियोज को, आप मेजर कर रहे हैं। तो वो जो पीछे आप लोगों ने कहा कि सर प्रॉफिट तो एकदम से बहुत गिर गया, इसलिए कि प्रॉफिट की रेशियो खराब हो रही थी। तो ज्यादातर एनालिटिकल प्रोसीजर में रेशियो एनालिसिस होता है, लेकिन मैं इतना ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के सामने रेशियो एनालिसिस का तो जिक्र नहीं कर सकता। आप लोगों तो रेशियोज पे पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है और फड़गाया फड़गुआ हुआ भी है, बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इस टॉपिक में आई कि अपने एवं जज्बाती होके ना कुछ कॉमन रेशियोज कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉमन रेशियोज आपके सामने दोबारा दिखाई जानी चाहिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने ऑडियंस से इंशाल्लाह। अगर कोई रेशियो अनयूजुअली हाई या लो हो तो ये इंडिकेट कर सकता है कि उन दो में से किसी एक फिगर में कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर की रेशियोज आर क्लोज टू व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, अगर आप की रेशियो निकाले और वो तकरीबन उतनी ही हो जितना आप सोच रहे थे, तो आप ऑडिटर इसको समझ सकता है एक एविडेंस के तौर पे, और वो चीजों के ऊपर जरा ज्यादा रिलायबल या थोड़ा सा उसे लगेगा कि यहाँ रिस्क कम है। अगर रेशियो बहुत डिफरेंट है उस चीज से जो आपने सोची, भी पीछे वो जो सवाल थे हमारे कि नॉर्मली एक दफा जीपी था 30%, अगली बार 32% था, तो जब 8 मिलियन की सेल आई तो आपने रफ अंदाजा लगाया कि अगर इतना जीपी होगा तो इतनी कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए। जो आपने सोचा अगर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया तो हो सकता है देयर में बी अ गुड रीजन, हो सकता है कोई वाकई जेन्युइन रीजन बन गई हो, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट। तो ये स्टैंडर्ड में आपने जब अप्लाई करना है तो आपने मैथमेटिकल रिलेशंस को भी ध्यान में रखना है और रेशियोज को भी। अब आपको रेशियोज वाली बातें फिर से बता रहे हैं कि रेशियोज में समटाइम कंपैरिजन होते हैं, आप प्रायर अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर रहे होते हैं, आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं, आप इंडस्ट्री के एवरेज रिजल्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं, एक ही एंटिटी की अलग अलग ब्रांचेस की रेशियोज या उनका डाटा आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। काम की बात पूरे स्टैंडर्ड में 2 जगह है, एक जगह जहां उन्होंने कहा कि कौन सी 3 जगह इस्तेमाल होना है, और दूसरा ये कि एनालिटिकल प्रोसीजर को जब आपने परफॉर्म करना है तो क्या करना है। ये 4-5 बातें, बस ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड से उठाया है, बाकी आपके FR2 की किताब से उठा के और अपने सर से उतारा हुआ है। अब रेशियोज FR1 में जा चुकी हैं, ठीक है। ये आई के गोल गोल घुमाता है, नई स्कीम में कहां पे है?
1 पे ही है, ठीक है। आपका तो पेपर का नाम ही बदल जाएगा, मजा ही खत्म हो गया, रिपोर्टिंग हो जाएगा। R1 का नाम रिपोर्टिंग और R2 का क्या नाम? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। R1 रिपोर्टिंग और R2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। वाह जी वाह, लेवल हो गया आप लोग तो। MFA के साथ जो किया ना उसका नाम ही इतना अजीब सा है, बंदा ढूंढते रहे कि इसमें वो कहाँ गया MFA वाली चीजें। अभी तो मसला ही नहीं है हमारा, अभी तो हमने पेपर पास करना है। तो अचानक से बात आई थी, गैर जरूरी बात थी ना, ऑब्जेक्टिविटी आउट हो गई। वापस इधर आए, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते वक्त क्या एहतियात करनी है और आपने स्टेप्स किस तरह से लगाने हैं। पहला स्टेप, सूटेबिलिटी देखें सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की उस गिवन असर्शन के लिए। आपने पिछली दफा एसी देखे थे, 100 एसी में से 2 एसी अपनी जगह मौजूद नहीं थे। तो इस दफा जब आप कुर्सियां देखने आए तो आपने कहा लास्ट टाइम चूंकि एसीओ में से 2 एसी मौजूद नहीं थे, विच वॉज 2%, कुर्सियां हैं 1311, तो इसका 2% इतनी कुर्सियां, तो इतनी कुर्सियां मौजूद नहीं होंगी। तो इतना मजाक नहीं है, हर चीज का इतना मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। पहले सुटेबिलिटी देखनी है, क्या मैथ लग भी रही है या नहीं। अब हो सकता है जीपी का बहुत गहरा ताल्लुक हो सेल्स के साथ, लेकिन जीपी का शायद मार्केटिंग एक्सपेंस के साथ कोई गहरा ताल्लुक ना हो। मार्केटिंग एक्सपेंस तो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, कभी बहुत मार्केटिंग कर दी, कभी बहुत कम। तो पहला स्टेप क्या है, सूटेबिलिटी देखें, क्या सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फिट भी हो रहे हैं यहाँ पे या नहीं इस गिवन असर्शन में। कहने का मतलब है कि अगर आपको आ जाए ये प्रोसीजर बनाना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एरिया में पकड़ के जबरदस्ती मैथ लगा के और क्लाइंट को गलत साबित करते रहे। एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा अप्रोप्रिएट कब होते हैं, जब रिलेशनशिप्स आर प्रेडिक्टेबल। जिस एरिया में ज्यादा मैथ है, जिसमें इन चीजों का, अब इंटरेस्ट इनकम अगर वेरीफाई करना है तो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक है कि कितने दिन तक प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा और इंटरेस्ट रेट क्या था, तो उसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन है। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, आप उसको किसी और चीज के साथ नहीं रिलेट कर सकते। वो एक ऐसी चीज है जो अपनी वजह से अचानक से हैपन होती है। तो जहां है रिलेशन वहां पे काम करना है। अच्छा, वहां कैसे काम करना है, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेनी है रिकॉर्डेड अमाउंट की, यानी अपनी वर्किंग से एक फिगर बना देनी है कि हाँ भाई मेरे हिसाब से इतना पेट्रोल लगा होगा, जैसे भी आप लोगों ने बताया, मेरे हिसाब से इतना काम हुआ होगा। फिर ये देखना है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन बनाई है वो कितनी सफिशिएंटली प्रिसाइज है, क्या बहुत रफ एवरेज थी या बहुत एक्यूरेट एवरेज थी। अगर तो प्रिंसिपल कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहा, कितने दिन नहीं रहा, और इंटरेस्ट रेट आपको पूरा का पूरा पता है, तो फिर तो आपका 0.00 लेवल एरर होना चाहिए। अगर आपको इतना ज्यादा सफिशिएंटली प्रिसाइज पता है। और एक जगह है जी, हर दफा इनका जीपी 30% के आसपास होता था, तो इस दफा भी 30 के आसपास ही होगा। वो जो अमाउंट निकालेंगे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, और ये जो ये अमाउंट थी कि इतने दिन इतना इंटरेस्ट, वो बहुत एक्यूरेट। तो आप ये देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी सफिशिएंटली प्रिसाइज है, आप कितनी एक्यूरेसी से अमाउंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको डाटा कितने छोटे छोटे टुकड़ों में मिला हुआ है, जितने ज्यादा वेरिएबल्स आपको पता होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आप ज्यादा बेहतर जवाब तक पहुंच जाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी क्या है, तो इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, डाटा किस हालत में है, और आप कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे जिस डाटा के ऊपर आपने वर्किंग की है वो डाटा कितना रिलायबल है। ये तो बोल दिया कि 3 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन पहले इसको वेरीफाई तो कर लें कि क्या वाकई औसत एवरेज 3 किलोमीटर पर लीटर है। क्योंकि अगर ये एवरेज खराब हो गई तो वो जो पूरा मॉडल आपने बिल्ड किया है सारा खराब हो जाएगा। तो वो जो डाटा आपने यूज किया उसकी रिलायबिलिटी, उसका सोर्स क्या था, उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन से, उसकी रेलेवेंस देखनी है। उसको डाटा को, जिन्होंने आपको डाटा प्रोवाइड किया उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या थे, क्या मैंने खुद से अखज किया या मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी है। तो अगेन सूटेबल था या नहीं, एक्सपेक्टेशन डेवलप की, सफिशिएंटली प्रिसाइज करने की कोशिश की, डाटा की रिलायबिलिटी पे काम किया। अब उसको कंपेयर करना है रिकॉर्डेड अमाउंट से और अंदाजा लगाना है कि कितना डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड अमाउंट इज एक्सेप्टेबल। जब क्लाइंट मुझे अमाउंट बताएगा और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इसमें कितना कोई डिफरेंस काबिल कबूल है। अगर आपने बहुत रफ एवरेज निकाली है तो ज्यादा डिफरेंस भी चल जाएगा, और अगर आपने बहुत एक्यूरेट एवरेज निकाली है तो फिर डिफरेंस। तो अगर तो आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन IAS 23 वाली कर दी है तो आपका तो 0.3 का एरर भी नहीं निकलना चाहिए। क्या ख्याल है,
अब ये देखिए ना, कुछ आपके सवाल होते हैं जो एंड होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा जवाब और आईकेएफ का जवाब करीब करीब है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने राउंड किया होता है, अच्छा बहुत बड़ा डिफरेंस भी आया तो आप कहते हैं हाँ मैंने राउंड किया था ना तो शायद इसलिए आया होगा। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट का जवाब करीब करीब नहीं, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। क्यों? अब इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी थी और बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी थी कि ये चीज इतने दिन इतना 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 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सबसे अहम बात है कि आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कैसे करना है। सूटेबिलिटी देखें, एक्सपेक्टेशन बनाएं, उसकी सफिशिएंसी देखें किस लेवल की है, उसकी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा देखें, रिकॉर्डेड अमाउंट देखें और एक डिफरेंस आइडेंटिफाई करें कि इतने डिफरेंस से कम की खैर है। ये जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, डिफरेंस कितना बड़ा आ गया था। अगर डिफरेंस 1-1.5 मिलियन का होता, 500,000 का होता तो चल जाती बात, लेकिन डिफरेंस भी अब उन्होंने जनाब 48 मिलियन में 9 मिलियन का दे दिया। तो कितने डिफरेंस पे तड़पना है ये डिपेंड करता है मैंने कितनी एक्यूरेसी से काम किया। अगर मेरा डाटा बहुत एक्यूरेट है तो फिर तो थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, और अगर मेरा डाटा कुछ गुजारा मुजारा था तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। जी, जो एनालिटिकल प्रोसीजर की वर्किंग करेंगे कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, वही वाली बात, छींक भी मारनी है तो डॉक्यूमेंट करनी है। तो ये तो आपने मतलब उल्टी कर दी है मतलब आपने इतना सारा डाटा लेके एक अंदाजा बिल्ड किया है, उस अंदाजे पे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन की हर फिगर के पीछे कोई ना कोई सोर्स आ रहा है। तो ये तो आप पहले सामने नंबर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर हर किसी के नीचे जैसे ना कॉस्ट में लिखते हैं वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, फिर अलग अलग सफों पे उसके एविडेंस लगेंगे। क्योंकि जब आप किसी को कहेंगे मैंने इस मॉडल से ये जवाब निकाला है तो वो पूछेगा तो सही भाई इस मॉडल के एलिमेंट आए कहां से हैं, ये डाटा कहां से उठाया, कितने दिन तक प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था ये कैसे पता लगा, इंटरेस्ट का रेट जरा बैंक के एग्रीमेंट से दिखाओ वहां पे क्या आ रहा था, कैलकुलेशन जो किया उसको शायद पार्टनर खुद कैलकुलेटर उठा के रिकैलकुलेट करके देखे कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसे डॉक्यूमेंट करना है। आपकी बेस क्या थी, आपने किन चीजों पे मल्टीप्लाई किया है, आप बताएंगे कि क्यों आप मानते हैं कि इसमें एक लिंक है, और फिर इसको दूसरे एविडेंस के साथ मैच करके अगर ये करीब करीब हुआ तो ये उस एविडेंस को मजबूत कर देगा। ये अकेला शायद बहुत ज्यादा काफी नहीं है, लेकिन ये किसी और एविडेंस को और स्ट्रेंथन कर देगा। लेकिन सर ये हमारी वीकनेस क्या शो करेगा अगर हम बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं हमारी वर्किंग में और उनके फिगर में? जी बिल्कुल, अगर तो हमारी वर्किंग और उनकी फिगर में डिफरेंस आ गया, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो हम तो पीछे पड़ जाएंगे। भाई ऐसा क्या है कि मैंने गलत अजम्पशन बिल्ड की है, मुझे साबित करें। वो कहेंगे जी आपने बहुत अजीब सी एवरेज निकाली है, ये ट्रक टेस्ला के ट्रक है, इनकी एवरेज 17 किलोमीटर 1 लीटर में, आप पाकिस्तानी ट्रक से कंपेयर कर रहे हैं। कोई उन वेरिएबल्स में किसी एक में पंगा होगा ना, कोई एक गलत होगा, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं उनके साथ डिबेट करूंगा, मैं कहूंगा जी साबित करें कि ये चीज कैसे और ये चीज कैसे है। तो कुछ जगह मैं उन्हें रिवाइज कराऊंगा, कुछ जगह खुद रिवाइज दूंगा, और उसके बाद भी अगर करीब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि फिर उन्होंने कहीं ना कोई गड़बड़ की है। क्योंकि फ्रॉड करने वाला भी फ्रॉड करके निकल जाता है, एक आधा एंट्री सीधी कर देता है। अब उसने एक आध जगह तो ठीक की होगी, लेकिन दूसरी तीसरी जगह तो नहीं इंपैक्ट सोचा होगा, और उधर से जालिम पार्टनर इक्विटी से शुरू हुआ था और कौन कौन से एरिया में चला गया। तो फ्रॉड करने वाला या कोई भी एरर करने वाले से गलती हो जाएगी, या फ्रॉड करने वाला जान के करेगा तो भी वो शायद इतनी जगह सीधी ना कर सके जितना एक ऑडिटर की नजर है। एआई का दौर है, आप जाते साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तस्वीर खींचिए, चैट जीपीटी को देंगे, उसे कहेंगे जो एबनॉर्मल चीजें नजर आ रही हैं मुझे हाईलाइट करके दे दो। अगला काम भी आपने नहीं करना, वो कहेगा ये 6 चीजें एबनॉर्मल है, पूछें क्यों एबनॉर्मल लग रही हैं और बताओ इसको चेक करने के लिए मुझे कौन से प्रोसीजर लगाने हैं। वो कहेगा चीज इसलिए एबनॉर्मल, ये इसलिए, और इसके लिए ये 6 प्रोसीजर हैं। बस अभी भी नहीं हुई, आपने क्लाइंट का लेजर उठा के पेस्ट कर दिया काम, मुझे इसमें से रैंडमाइज सैंपल निकाल के दे दो। अजय अगला ऑडिट चैट जीपीटी ने करना है, आप फारिग हैं। आईकेएप आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, डाटा एनालिटिक्स और एआई का हैंड्स ऑन कोर्स देके आप लोगों को इस काबिल कर दिया जाए। आईकेएप ने आगे वाले ऑडिट पे पाबंदी लगा दी है, पता है। सीए फाइनल का ऑडिट आप तब तक नहीं दे सकते जब तक वो डाटा एनालिटिक्स और एआई का आप हैंड्स ऑन कोर्स ना कर लें। दे बिलीव कि बच्चा ऑडिट करने से पहले उसे ये डाटा को खेलना आता हो, डाटा का एनालिटिक्स करना आता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी आती हो, फिर उसके बाद जब वो ऑडिट करेगा तो वो धुआं उड़ा देगा।
अपने, चूंकि खाम खाए के इजाफी पेपर देना पड़ जाएगा। जी एसी बंद करवा देंगे, आप मैनेजमेंट को कह सकते हैं। अच्छा इसकी स्विंग बंद करवा, ये भी आप मैनेजमेंट को कह सकते हैं। मैनेजमेंट सुनती नहीं है। कितनी दफा आपने कहा और उन्होंने नहीं सुना? हो सकता उन्हें समझ ना आया, जैसे मुझे भी दूर से लगा कि एसी बंद करा दें। असल में हम ना अपने मतलब का मतलब वो सुनते हैं। मतलब अगर हम ये सुने कि एसी तेज कर दें तो हमें आवाज ये आएगी कि एसी हल्का कर दें। तो अगर कोई कहेगा कि जी इसको इसकी स्विंग बंद कर दें तो हमें आवाज आएगी कि एसी बंद कर दें। नहीं जी, इंतजामिया का हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। उन्होंने एक कहता तेज कर दें, एक कहता स्लो कर दें। हम किधर जाएं? एक नन्ना मुन्ना मासूम सा कॉलेज, आप सैकड़ों हजारों लोग, हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस, हम किसको राजी करें? हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना वो बस डिस्क्लेमर दे सकते हैं। मैं अभी आज जो है ना पब्लिक अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। मेरा इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं, मैं भाग रहा हूँ। मैं बाकी अनाउंसमेंट करने लगा हूँ जी। ये खतरनाक बात है। जब आप चैट जीपीटी या एआई यूज करेंगे तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत सारे एआईज आपसे जो डाटा लेते हैं वो आपसे शुरू में इजाजत लेते हैं कि आपके डाटा को हम यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा, आपकी फर्म ऐसे ऑफिशियल लाइसेंसेस लेगी जिसमें हम उन्हें वो कंसेंट नहीं देंगे कि आपने डाटा यूज करना है। फिर एआई इस चीज को समझता है, खासतौर पे चैट जीपीटी में देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक टेम्परेरी चैट क्रिएट करें। उस टेम्परेरी चैट में जो डाल रहे हैं वो एआई उसको अपने पास स्टोर नहीं कर रहा। इवन आप अपनी ही किसी भी चैट में नीचे एआई से कहें कि जो इस चैट में बात है तुमने भूल जानी है, तो उसे खुद भी भूल जाएगा। अब वो हमें नहीं बताएगा लेकिन उसे याद होगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। जब हम एआई को यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो सकती है। बट चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया इतने बड़े लेवल पे एआई यूज कर रही है तो एआई वालों ने भी अपने एथिकल स्टैंडर्ड इतने हैवी कर लिए हैं कि वो उस डाटा को अपनी ट्रेनिंग के लिए तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके ऊपर वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते या कहीं सेव नहीं करते, या उसको सुडोनिमाइज फॉर्म में सेव कर लेते हैं। फॉर्मेट वही पकड़ते हैं, नंबर्स बदल देते हैं, चीजें आगे पीछे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको वो पैटर्न से जो लर्निंग मिलनी है वो मिल जाती है, लेकिन वो खुद भी वो रियल डाटा अपने पास स्टोर नहीं करते कि कहीं गलती से उनका कोई एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियलिटी आउट ना कर दे। लेकिन बात बिल्कुल सही है, ये मैंने तकरीबन शुगल में कहा था कि आप उसकी तस्वीर खींच के चैट जीपीटी पे डाल दें। फर्म अपना जो टूल एआई का यूज करेगी। हर फर्म जब आप जाएंगे वो अपना कोई ना कोई एआई टूल डेवलप करके बैठे हुए होंगे, तो वो आप उसे यूज कर रहे होंगे तो वो ऐसा टूल होगा जो कि डाटा को कॉन्फिडेंशियल और सेफ भी रखता होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का चैलेंज अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है एआई की वजह से। आप लोगों का भी पता लगा, आप एआई को बता रहे हो कि जी वो मुझे मेरा जहनी मर्ज है, मैं जो है ना वो बहकी बातें करना शुरू कर देता हूँ जब सुबह उठता हूँ, मुझे बताओ। वो आपको तो बता रहा है, साथ साथ स्टोर भी कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद किसी दिन कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 13,000 ऐसी चैट्स मैंने की हैं जिसमें लोग अपनी जहनी बीमारी का बता रहे थे, और एक बंदा मिस्टर शकील तो उसमें बहुत ही अजीब सी बातें कर रहा था। तो टेम्परेरी चैट अच्छा सोल्यूशन है, और इन टूल्स को अगर बता दें कि तुमने नहीं याद रखना मुझे, तो इस टूल पे वाजिब है कि वो आपको याद नहीं रखेगा। फिर भी वो याद रखेगा तो आप उस कंपनी पे लीगल केस कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी समझ हो। अब लोग तो शुगल में कर रहे होते हैं ना, अपनी तस्वीर डाल दी कि ये एक बंदा है, इसको आपने घोड़े पे सवार दिखाना और घोड़ा हवा पे उड़ता हुआ जा रहा हूं, और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो मैं घोड़े पे बैठ के, और वो आपकी तस्वीर तो उसके पास आ गई। तो कल को कोई जब एक इमेज जनरेट कर रहा होगा कि मुझे एक शरीफ से बंदे का इमेज चाहिए जो कि कुर्सी पे बैठा अखबार पढ़ रहा हो, तो हो सकता है आपकी तस्वीर लगा दे चैट जीपीटी। तो ध्यान से उसको बता देना है। जीपीटी में आप एक खास जगह पे जाएंगे सेटिंग में, तो मेमोरीज का एक ऑप्शन है, उसने आपका एग्जैक्टली क्या क्या कुछ सेव किया हुआ वहां पे लिखा हुआ, आप चाहें तो वहां से मैन्युअली डिलीट कर दें, तो वो उसका पक्का वाला वादा है एआई कंपनी का कि हम वो डिलीट कर देंगे। ऑल्दो मुझे उस वादे पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ ना होने से बेहतर है कि वहां से मेमोरी डिलीट कर दी जाए। तो एआई से मुनासिब दोस्ती करनी है, जरूरत से ज्यादा नहीं करनी है। आप सब लोगों को वो CTRL मूवी देखने की जरूरत है। खतरनाक डाटा के साथ होता क्या है, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है CTRL या कंट्रोल उसे बोल दे, उसमें बताया कि ये एआई करता क्या है
ये आपसे डाटा लेके जब आपसे एक्सेस और परमिशन लेता है तो ये आपकी जिंदगी को बेड़ा गर्क कर देता है। सर मैं तो ऑडिट के सवाल कराता था, नहीं कराऊंगा आइंदा, है बच्चे परेशान हो गए। ऑडिटर नॉर्मली एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट एविडेंस के लिए। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल ऑडिट एविडेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली डिजाइन किए जाते हैं कि वो एविडेंस दें जो सपोर्ट करे या corroborate करे या शायद कॉन्ट्राडिक्ट कर दे किसी और प्रोसीजर। तो वो जो 6 जगह से आपका एविडेंस आया है, एनालिटिकल प्रोसीजर या तो उसको सपोर्ट कर देता है या उसके अगेंस्ट चला जाता है कि भाईजान ये तो बात गलत लग रही है। However, sufficient appropriate audit evidence वहां देगा जहां रिस्क बड़ा कम है और आउटकम जब इतना sufficiently accurately वो हो, प्रेडिक्टेबल हो, तो वहां आप इसको अकेले को यूज कर सकते हैं, वरना ये हमेशा किसी और को सपोर्ट करता है, प्लस माइनस करता है। फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप्स को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? जब आपको अनएक्सेप्टेबल फ्लक्चुएशन या डिफरेंस नजर आए तो आपको चाहिए कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें और देखें कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। फिर जो रिस्पॉन्स वो दें उसको फर्दर ऑडिट वर्क से कंफर्म करें, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएं और ऑडिट एविडेंस हासिल करके देखें कि आपकी जो वर्किंग है वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही है या नहीं। तो अगेन इससे आगे फिर रेशियोज हैं जो मेरे ख्याल में क्रैश की तौहीन है कि उसमें रेशियोज की बात हो, और वो भी अकाउंटेंट्स की तौहीन है कि उनके सामने रेशियोज की बात हो। लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं जो अभी नहीं। एक सवाल है, ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फाइनल का सवाल है। इसमें ये 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, उसको कंपेयर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया होता है तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो बड़ा एक मजेदार से रिस्पॉन्सेज आते हैं और अंदाजा होता है कि हमने चीजों को कैसे देखना है। इसी तरह से फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं, तो 1-2 सवाल इधर भी हैं, फिर सर उसामा क्लास में भी, अदर दिन क्लास भी। तो इस टॉपिक पे ना हमारा पेट नहीं भरता, हमें यही होता है कि लोगों को, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है, हर सवाल एक डिफरेंट तरीके से है, दिमाग का इस्तेमाल है, तो इसमें आपको 1-2 या 2-3 वीडियोस ओवर एंड अबव भी मिलेंगी ताकि आप अपना थोड़ा सा पैटर्न बना लें। पेपर में फिर एक नया तरह का सवाल होगा, लेकिन कम से कम आपका माइंड मैथमेटिकली चलता होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर सकेंगे। तो ये मेरी तरफ से किताबी तौर पे तो खत्म हुआ है, लेकिन इखलाकी तौर पे खत्म नहीं हुआ। इसमें कुछ और डाटा आपको देंगे, आपको मजीद तकलीफ देंगे, आपकी मर्जी, आप तकलीफ ना लेना चाहें, लेकिन हमें डर लगता है कि कभी भी वो इसके अंदर एक अजीब सा सवाल पेपर में दे दें, तो जिनको मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी आती होगी वो तो उसमें से मतलब निकाल लेंगे, बाकी लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आज बड़े अरसे बाद हमें अच्छे टाइम पे ब्रेक मिली है। खैर अच्छा टाइम अभी भी नहीं है बहुत ज्यादा, 4:42 नहीं 5 तो ये तो ज्यादा वाली बात है खुदा। मैं सोच रहा था कि 4:50 की बात होगी या 45 की। हाँ जी 50 या 52, 50 50 50 50 52, चले 52 पे डन करते हैं। 452 पे, अब ना आपकी ना हमारी, 452 पे मिलते हैं। आगे भी तो पढ़ना है ना कंट्रोल्स, तो 452 पे दोबारा इकट्ठे। आज यही टारगेट है ना हमारा अगला। एनालिटिकल प्रोसीजर्स खत्म करने के बाद अब हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए। एक तरफ वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर जिसको आपने हवा बनाया हुआ था, और एक तरफ हमारा ये 1.5 दिन, और 1.5 में से भी आधा दिन तो हमने उस एनालिटिकल प्रोसीजर में लगाया जो वैसे ही आप कहते हैं ये पता नहीं क्या फजूल सी बातें हैं। तो अब एनालिटिकल प्रोसीजर भी हमें समझ आ गया है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी समझ आ गए हैं। अब इससे पिछले स्टेप की तरफ आते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि एंटिटी के कंट्रोल्स कितने जबरदस्त हैं, एंटिटी में क्या क्या कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, और एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस कैसी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को समझने के लिए 2 चैप्टर किताब में है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन देता है कंट्रोल्स के बारे में, और चैप्टर 6 बताता है हम उन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करते हैं। तो हमने इसको 2 दिनों में तोड़ा हुआ है। आज हम कंट्रोल्स की बेस समझ लेंगे और कल देखेंगे कि हम कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करते हैं। तो हो जाए खतरों से टक्कर। ये चैप्टर में बहुत ही रेयरली वो लॉजिकल सवाल पूछते हैं, पुराने जमाने में ज्यादा पूछा करते थे, अब उनके पास इतने नंबर नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आईटी बेस्ड कंट्रोल्स के अंदर हल्की फुल्की सी कोई एग्जांपल इस तरह से पूछ लेते हैं जिसमें बंदे को थोड़ा सा दिक्कत हो, बहुत ही थोड़ी सी दिक्कत। लेकिन मोर ऑफन यहाँ से सीधे सीधे सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं। पास पेपर्स को जब आप देखेंगे तो आपको पीछे 2021 से पीछे जरा कंट्रोल्स के सवाल ज्यादा नजर आएंगे।
क्योंकि उस वक्त की जो सिलेबस आउटलाइन थी उसमें कंट्रोल्स का अपना उन्होंने 10 से 15 नंबर का पोर्शन डाल दिया था सिर्फ इस चैप्टर का अकेले का। लेकिन जब से वो पोर्शन को उठा के उन्होंने कंबाइंड सीरीज में डाला है, अब उनको उनके पास नंबर बचते ही नहीं है इस चैप्टर में से सवाल ज्यादा पूछने के लिए। तो उनकी ग्रेड आउटलाइन चेंज करने से हमें फायदा हुआ है नुकसान होने की बजाय। नॉर्मली इसमें नुकसान ही होता है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल्स कैसे कहते हैं? कंट्रोल्स वो चेक एंड बैलेंसेस, वो प्रोसीजर्स, वो तरीके, वो एक्टिविटीज जिससे एंटिटी क्या करना चाहती है, चेक एंड बैलेंस रखना चाहती है। किस चीज पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहती है? अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कर रही है वो सब कुछ। वो तमाम एक्टिविटीज जो एंटिटी इसलिए कर रही है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से अचीव कर ले। एक एंटिटी है, एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल ने लोगों का अच्छा इलाज करना है। जब ये उनका ऑब्जेक्टिव अच्छा इलाज करना है तो उनके कुछ कंट्रोल्स होंगे। वो कंट्रोल्स ये होंगे कि अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छा नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, अच्छा दवाइयों वगैरह का सेटअप होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर बेहतर होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, इमरजेंसी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे। तो एक स्टूडेंट ने अगर अपना पेपर देना है और पेपर पास करना है तो उसके भी उसका ऑब्जेक्टिव है ना पेपर पास करना, तो वो अपने ऊपर क्या चेक एंड बैलेंसेस लगाएगा, क्या कंट्रोल्स लगाएगा अपने ऊपर? स्ट्रक्चर्ड होके पढ़ा करेगा, चीजों को रिवाइज किया करेगा, लिखा करेगा, टाइम टेबल बनाया करेगा, उसको फॉलो करेगा, टेस्ट दिया करेगा, चीजों को रिवाइज करते हुए जो कंफ्यूजन है उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेगा, थोड़ा सा सर्च करेगा। तो कंट्रोल्स वो सारी हरकतें हैं जो किसी भी इदारे ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लगाए होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज का एक ऑब्जेक्टिव है उसने अच्छा पढ़ाना है, और एक ऑब्जेक्टिव है उसने पैसे भी रिकवर करने हैं बच्चों से। तो जो पढ़ाने वाला ऑब्जेक्टिव है तो उसमें अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छा क्लास का एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा करिकुलम होना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अच्छा टेस्टिंग का निजाम होना चाहिए। ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो कॉलेज का अच्छा पढ़ाने वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अब कॉलेज का दूसरा ऑब्जेक्टिव बच्चों से पैसे रिकवर करने हैं, उसमें क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? फिर एक अच्छी मैनेजमेंट हो जो के साथ साथ ट्रैक रखे कि किस किस बच्चे के जिम्मे कितने कितने ड्यूज हैं, रिमाइंडर्स भेजे जाएं, रिकवरी की शीटें जनरेट हो, क्लासों के बाहर एक बंदा पहुंच जाए और वो वहां पे कहे कि हाँ भाई कौन कौन किस किस के पैसे रहते हैं, बच्चों को मैसेजेस करें, कॉल्स करें, ऑनलाइन वाले बच्चों का पोर्टल बंद कर दें। अब कॉलेजेस तो नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले पोर्टल बंद करते हैं, बाद में कहते हैं भाईजान आपकी फीस रहती है। तो ये सारी हरकतें, ये सारी जो चीजें कॉलेज कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो एक ऑब्जेक्टिव मीट करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी इदारा जब भी अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहता है तो उसके लिए जो वो एक्टिविटीज करता है, जो वो हरकतें करता है, जो वो काम करता है, जो वो तरीके अपनाता है, उन सबको कहते हैं कंट्रोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चोरी से बचाना है तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड को लेके आएंगे, जो खारदार तारे लगाएंगे, जो कैमरे लगाएंगे, जो सायरन लगाएंगे, जो पासवर्ड्स लगाएंगे, जो लॉक इन की लगाएंगे, वो सब कंट्रोल्स हैं उनके इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि उनकी इन्वायरमेंट महफूज रहे। वो इमारत को महफूज करने के लिए कंट्रोल्स लगा रहे हैं। हमने इमारत से अजर्शन समझी थी, तो हमारी इमारत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसका हम ऑडिट करने गए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उसने भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव मीट करने हैं। वो भी तो चाहता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। जो बनाने वाला है, एक तो ऑडिटर है ना, जो ये तो सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल तो ये है कि बनाने वाले चाहेंगे कि अकाउंट सही बने, तो वो अकाउंट सही बनाने के लिए जो जो एक्टिविटीज करेंगे वो टेक्निकली क्या बन जाएगा? कंट्रोल्स। अच्छा स्टाफ लेके आएंगे, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर पे एंट्री हो रही होंगी, एंट्रियां सिखाएंगे जूनियर लोगों को, सीनियर लोग एंट्रियां सिखाएंगे। एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक रसीद मौजूद ना हो, रसीद तब तक नहीं होगी जब तक उसके साथ वोचर कनेक्ट ना हुआ हो, किसी चीज की हैपनिंग से पहले उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये जो सारा निजाम है, एक बंदे के काम को दूसरा बंदा चेक करेगा, उसके काम को तीसरा बंदा चेक करेगा, उधर से डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, उधर से अप्रूवल जनरेट होगी, इधर से एंट्री होगी। ये जो सारा निजाम है ये कंट्रोल्स ही तो है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स इसलिए होते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। तो अगर किताब से पूछें तो प्रोसेस डिजाइन पुट इन प्लेस एंड मेंटेन टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ रीजनेबल लेवल रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब कंट्रोल्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अहम है, या कंट्रोल्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंट्रोल्स का डिजाइन कैसा है, कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन कैसी है।
एक इदारे को ये पता भी है या नहीं कि उसको सिक्योरिटी कैमरा लगाना होगा या उसको सिक्योरिटी गार्ड वहां पे खड़ा करना होगा बिल्डिंग के बाहर? अगर उसे पता ही नहीं है तो मैं कहूंगा इस बिल्डिंग का कंट्रोल का डिजाइन ही आउट हुआ हुआ है, इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये कंट्रोल मस्ट एग्जिस्ट। फर्ज करें वहां सिक्योरिटी गार्ड भी है और कैमरा भी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सो जाता है। अगेन ये सिक्योरिटी गार्ड के सामने खड़ी हुई गाड़ी के शीशे उतरे हैं, जिस शीशे का भी थोड़े पहले जिक्र हुआ। तो कंट्रोल एग्जिस्ट तो कर रहे थे, इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे थे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद और काम सही नहीं कर रहा। तो कंट्रोल का डिजाइन तो बहुत प्यारा है, दिखने में तो लग रहा है अरे वाह जबरदस्त, हर चीज बेहतरीन है, लेकिन कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन वो स्टोर ही कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ लाइव रिले कर रहा है अंदर, क्योंकि उसकी वो हार्ड डिस्क फुल हुई हुई है और किसी ने ध्यान ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कंट्रोल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कंट्रोल एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर 2 अच्छा काम करे। एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अच्छा काम तो फिर बिल्कुल ही साइड पे हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस, और फिर देखेंगे वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ऑडिटर का इस सबसे क्या लेना देना? ऑडिटर तो ऑडिट करने आया ना, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? चेक करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तब दे रहे होंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वालों ने बहुत अच्छे बनाए होंगे। उन्होंने बहुत अच्छे कब बनाए होंगे? जब कंट्रोल्स मजबूत होंगे। तो अगर कंट्रोल्स मजबूत होंगे तो जितने ज्यादा मजबूत कंट्रोल्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि फाइनेंशियल अच्छे बने होंगे, उतना कम चांस है रिस्क का, उतना ही ऑडिटर को कम तकलीफ होगी ऑडिट करते हुए। एक जगह जहां उसे ज्यादा रिस्क लग रहा है और एक जगह कम रिस्क लग रहा है, तो ज्यादा काम कहां करेगा? ज्यादा रिस्क है। तो अगर मैं एक जगह पहुंचा और मुझे पता लगा कि यहाँ मैनेजमेंट के बड़े जबरदस्त कंट्रोल्स हैं, तो व्हाई नॉट मैं उन कंट्रोल्स को पहले समझूं, फिर चेक करूं वो कंट्रोल्स अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो कम लगा के भी काम चल जाएगा। और जिस एरिया में कंट्रोल्स हैं ही नहीं या हैं लेकिन सही काम नहीं कर रहे, वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बात की बात है, वो तो बहुत ज्यादा मुशक्कत मेहनत वाला काम है। मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से पहले एक दफा इनके कंट्रोल्स को असेस कर लो, देख लूं कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर देख लूं कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से पहले एक और फेज को स्टार्ट कर देते हैं, विच इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसकी कहानी पिछले फेज से कनेक्ट हो रही होती है। सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स आर। ये नॉर्मली रिस्क असेसमेंट के वक्त की बात होती है। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप देखते हैं कि ये जो कंट्रोल्स आपको नजर आए हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं। आप उन कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, उन कंट्रोल्स को चेक करते हैं कि वो कंट्रोल अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो डिजाइन और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन समझ आई। अब ऑडिटर कैसे क्या ताल्लुक है, किताब बता रही है। उन्होंने कहा अगर ऑडिटर कंक्लूड करे कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल वैसी वीक है और कंट्रोल्स पे मैं रिलाई कर ही नहीं सकता, तो फिर उसे एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ जाएंगे। और अगर ऑडिटर की जज करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर जज करता है, उसकी रफ असेसमेंट है, क्लाइंट से पूछो, उन्होंने कहा भाई लुट मचा दी है, हर चीज बड़ी परफेक्ट है, जबरदस्त कंट्रोल है, मानियो उनकी बात सुन के मैं टेस्ट करूंगा। अगर मेरी जजमेंट है कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल ताकि वेरीफाई कर सकूं, और कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाऊंगा उन चीजों के ऊपर। अगर कंट्रोल्स वाकई मजबूत निकले तो मेरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का जो सैंपल है कम हो जाएगा। याद है सैंपलिंग? मुझे कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई करना है तो कम काम कर लूं, और अगर कम रिलायंस है। अब जब मैंने ऑडिट के दरमियान कंट्रोल्स पे काम किया तो इससे मुझे बहुत सारी बातें पता लग गई। मुझे पता लग गया उनके कंट्रोल में क्या क्या खराबी है। तो जब मुझे पता लग गया उनके कंट्रोल में क्या क्या खराबी है, तो क्या मैं रिपोर्ट में ओपिनियन दे दूंगा कि इनके कंट्रोल अच्छे थे या बुरे? मैं कंट्रोल्स का तो ऑडिट ही नहीं कर रहा, मैं किसको ऑडिट कर रहा हूं? मैं कंट्रोल देख क्यों रहा था? मैं ये देखूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए मुझे कम मेहनत करनी है या ज्यादा मेहनत। तो कंट्रोल तो इस नियत से देख रहा था, इस नियत से थोड़ी देख रहा था कि इसके ऊपर ओपिनियन दो। तो यही जुमला हम अपनी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख भी देते हैं कि मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं, फिर मैं उसके बाद कंट्रोल्स को देखता हूं। इसलिए नहीं कि मैंने उस पर ओपिनियन देनी है, इसलिए कि मैं अपने इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर्स डेवलप कर सकूं।
तो यूजर को क्लियरली बताना है कि कंट्रोल्स देखने से मेरा मतलब कुछ और था, मैं कंट्रोल से कुछ और अखज़ करना चाह रहा था। तो अब आपने यूजर को नहीं बताना, कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट नहीं देनी, लेकिन अपना ऑडिट इजी हो गया। ऑडिटर एक अच्छा इंसान है, तो ऑडिटर को समझ आ गया कि अगर उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ वीकनेसेस मिली तो क्यों ना बड़ों को बता दे उनके, ताकि वो अगली दफा अपनी वो वाली वीकनेस बेहतर कर लें। तो फिर हम एक ऑडिट के एंड पे एक लेटर ऑफ वीकनेस या मैनेजमेंट लेटर इशू करते हैं, जो हमारी तरफ से दोषा विद गवर्नेंस की डाउन लेयर और मैनेजमेंट की टॉप लेयर के पास जाता है। उसमें हम कहते हैं कि इस ऑडिट में 50 फर्स्ट करें हमने इंस्टांसेस देखे जहां पर कंट्रोल वीकनेस थी, हम बताते हैं इशू क्या था, फिर बताते हैं उसमें कंट्रोल की वीकनेस क्या थी, फिर बताते हैं उससे नुकसान क्या होगा, फिर बताते हैं हमारी क्या सजेशन है, प्रॉब्लम क्या था, कौन सा कंट्रोल टूटा, नुकसान क्या होगा, हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम इस तरह से फर्ज करें वो 50 हमें चीजें मिली, हमने वो बना के उनके हवाले कर दी। तो उससे क्या होगा, समटाइम दोषा विद गवर्नेंस को भी नहीं पता होता कि मैनेजमेंट ने बीच में कुछ ना कुछ डंडियां मारी हुई हैं, उससे उन्हें भी खींचने का मौका मिल जाता है उन लोगों को ज्यादा। फिर मैनेजमेंट से कहते हैं कि ये ऑडिटर कह रहे हैं यहाँ कंट्रोल वीक है, वो कहते हैं सर ऑडिटर को क्या पता, आप लोगों ने तो हमें कहा था कि यहाँ 2 बंदे साइन ना करें फिलहाल 10 दिन तक, हम भी तो इंस्ट्रक्शंस के कैदी थे, कोई ना कोई रीजन होगी उनके पास। तो उसमें आप एक खाना खाली छोड़ देते हैं उनके रिस्पॉन्सेस का, और फिर आप कहते हैं दोषा विद गवर्नेंस से कि हमें मैनेजमेंट से रिस्पांस लेके हमें हैंडओवर करें, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, या वाकई ही वीकनेस थी। तो ये लेटर ऑफ वीकनेस है, ये कॉमन प्रैक्टिस है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं, मैनेजमेंट लेटर भी कहते हैं। और ये एक रिपोर्ट है जिसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं कि वीकनेस क्या है, उसका नुकसान क्या होगा, हमारा मशवरा क्या है, और फिर मैनेजमेंट रिस्पांस की हम इसमें जगह छोड़ देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आप बताओ कि क्या मामला है और किस तरह से। अब हमें समझ आ गया कि कंट्रोल्स हमें देखने होंगे। अब कंट्रोल्स की कोई लिमिटेशंस भी है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए होंगे तो हमेशा ये परफेक्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे। ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, अच्छे कंट्रोल लगाने के बाद भी इंसान से एरर तो हो ही सकते हैं। फ्रॉड करने वाले जान के खुद ही से कंट्रोल तोड़ दिया करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये क्या चीज होती है, आप ये देखते हैं कि इस कंट्रोल से फायदा क्या होगा और इस कंट्रोल पे खर्चा कितना है। तो हुआ ये कि जी पता लगा जी कॉलेज के अक्सर बच्चे जो है ना फीस नहीं दे पाते, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिस्टम लगाते हैं, एक महंगा सा दरवाजा लेके आते हैं, और ये बच्चे जो है ना पहली दफा जब एडमिशन ले उसे दरवाजे गुजारेंगे तो दरवाजा सेंसरी इंप्रेशन कैप्चर कर ले बॉडी के, और ये वाला इंसान जब भी दरवाजे से गुजरे तो दरवाजे पे ग्रीन लाइट आ जाए, और जब इसके अलावा कोई बच्चा गुजरे तो लाल लाइट आ जाए। तो सारे रजिस्टर्ड बच्चों से वो करके हर कमरे के दरवाजे के बाहर हम अपना वो दूसरा वाला दरवाजा लगा दें, और जैसे ही उसमें से कोई बगैर फीस दिया हुआ बच्चा एंटर हो, दरवाजा लाल हो जाए और शोर मचाना शुरू कर दे। तो पता ये लगा कि बच्चों से रिकवरी ड्यूज थे 40,000 रुपए के, और दरवाजों पे लगा दिए 6 लाख रुपए। तो कोई समझदार तो नहीं कहेगा कि अगर आपने कंट्रोल पे ज्यादा खर्चा कर दिया और इससे आने वाला फायदा उतना नहीं हुआ, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है, और मैनेजमेंट खुद भी कंट्रोल तोड़ देती है। तो कंट्रोल जितना मर्जी तूफानी क्यों ना हो, कोई भी मूवी देख लें जिसमें कोई चोरी डकैती बैंक रॉबरी होनी होती है, उसमें हमेशा कंट्रोल्स कितने तूफानी दिखाते हैं, लेकिन चोर फिर भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। तो जितने मर्जी सिस्टम स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई चाबी होती है, तोड़ होता है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप कहते हैं ये काम एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ये 3 अलग अलग बंदे हैं, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, और ये इकट्ठे आएंगे और चाबी लगाएंगे तो तिजोरी खुलेगी। अब इदारे में तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, इदारे से बाहर वो 3 दोस्त हैं आपस में। अब आप किसी की अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल के दोस्ती को तो नहीं खत्म कर सकते। तो जो मर्जी कर लें, आप परफेक्ट एश्योरेंस नहीं हासिल कर सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसलों मसाइल हमेशा रहेंगे। फिर छोटी कंपनियों के भी अपने मसले हैं, छोटे दारों के, उनके पास बजट ही नहीं है, वो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर नहीं सॉल्व कर सकते, वो ज्यादा लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, उनका एक ही बंदा 2-3 तरह के काम कर रहा होगा जिसमें आपस में क्लैश आ जाएगा। तो कंट्रोल्स के टॉपिक के साथ थोड़ा सा आगे चल के एक डिस्कशन ये आती है कि कंट्रोल में लिमिटेशंस क्या होती हैं, और जो छोटे इदारे हैं उनको क्या मसलों मसाइल हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो छोटे इदारों के मसले और भी नजर आएंगे। क्या यहाँ तक कंट्रोल्स की सारी हैपनिंग समझ आ रही है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, किताब आगे बढ़ती है अगले लेवल पे, और वो कहती है कि इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इंटरनल कंट्रोल्स।
ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है एक बड़ा निजाम जिसका एक हिस्सा है कंट्रोल्स। यानी जब हम इदारे में जाते हैं ना, इदारे के देखते हैं कि इसके कंट्रोल्स अच्छे हैं या बुरे, तो हमारे जहन में होती हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। हमारे जहन में होता है कि जी उनके कंट्रोल्स कैसे हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि कंट्रोल तो एक छोटी चीज है, आपने पूरे निजाम को देखना है, और पूरे निजाम का नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। 5 कंपोनेंट ISA 315 ने बताए हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम है उसके अंदर 5 तरह के कंपोनेंट होने चाहिए। एक अच्छी कंट्रोल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट हो, और एक अच्छा मॉनिटरिंग का निजाम हो। ये 5 चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी तो मैं कह सकता हूं कि इस इदारे में इंटरनल कंट्रोल का एक अच्छा निजाम काम कर रहा है। डन। अब ये चीजें अलग अलग किस तरह से हैं, वही जो हम लोग वो करते थे ट्राई, कि पहले यहीं पे खड़े खड़े सब समझ लेते थे, बाद में जल्दी से इंग्लिश देख लेते थे, और जब बाद में टाइम बचता था तो आप कहते थे हम घर जाके इंग्लिश देख लेंगे, फिर आप भी नहीं देखते थे तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता था और आपका टाइम भी बच जाता था। इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूँ सीनियर मैच्योर बच्चों से, जिनके सामने 2-3 दफा इमोशनल तकरीरें भी हुई हुई हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, अच्छे कंट्रोल्स डेवलप होने के लिए एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आप जितना मर्जी अच्छे कंट्रोल्स लगा लें, जब तक माहौल साजगार नहीं है तो बात नहीं बनेगी। आप अगर कराची में 5 जगह पे लिख के लगा दें यहां कचरा फेंकना मना है, तो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा मसला नहीं है कचरे से, वो उसी के नीचे आके कचरा फेंकेंगे। क्यों? उन्हें मजेदार लगती है ये बात। इन्वायरमेंट इस तरह का बन गया है कि यार गवर्नमेंट तो फजूल लोग हैं, वो जो कहते हैं उसके ऑपोजिट करना होता है। क्योंकि वहां हमेशा अवाम और गवर्नमेंट का आपस में लड़ाई चलती रहती है। अवाम मानती है कि हम और तबके के हैं और हुक्मरान और तबके के हैं, तो फिर ये होता है कि जी सिंधी हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो कहते हैं महाजिर हम पे हुकूमत कर रहे हैं। फिर ये मसला होता है कि जी कराची जो है उसमें हुकूमत होती है समटाइम किसी और जमात की, और जो सिंध है उसमें हुकूमत होती है किसी और जमात की, और सिंध की हुकूमत कराची वालों को काम नहीं करने देती। तो कराची वाले कहते हैं सिंध वाले में काम नहीं करने दे रहे, सिंध वाले कहते हैं कि कराची वालों का अपना मूड ही नहीं है काम करने का, और फिर जाती है वहां की अवाम। तो इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि उनके शहर में बहुत बदनज़मी चलती रहेगी कि उनके लिए अब ये बड़ी आम सी बात है, वो इसके एक्सेप्टेबल जोन में आ चुके हुए हैं। तो अब जब एक जगह एक एनवायरनमेंट बन गई हो लॉलेसनेस की, और अंदाजा हो कि हाँ ठीक है यहाँ तो अक्सर ही मसले होंगे, तो एक दिन आता है उन्हें कचरे नजर आने ही बंद हो जाते हैं, और वो उनके लिए एक नॉर्मल हैपनिंग होती है। तो उसके बाद जब आप वहां किसी बंदे से कहें कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा कचरा है, तो कहते हैं नहीं ये तो थोड़ा कचरा है, तुमने भी कचरे देखे कहाँ है। तो वो उसमें हो जाते हैं, उस ट्रांस में चले जाते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ा किरदार एनवायरनमेंट का है। अगर उनके सियासतदान या उनके बड़े अगर उन्हें ये रियलाइज ही नहीं करा रहे कि देखो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, देखो दूसरे शहर कितने साफ सुथरे हैं और तुम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बैठे हुए और यहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा हुआ है, तो जब वो एहसास ही नहीं दिलाएंगे, जब बड़ों की भी तवज्जो नहीं होगी, तो जितना मर्जी लिख के लगा दें कचरा फेंकना मना है, लोग कचरा फेंकेंगे। लेकिन अगर बड़ों की तरफ से कमिटमेंट हो, जगह जगह लिखा नजर आए कि जी ये शहर साफ रखना है, बार बार कुछ गाड़ियां जाती हूँ और देखती हूँ कि भाई कचरा किसने फेंका, जो कचरा फेंके उनके जनाब उनको जाके एकदम से पुलिस वाले आके पकड़ेंगे, भाई आपने कचरा क्यों फेंका, देखो तो सही लिखा हुआ है कचरा फेंकना मना है। बार बार तकरीरें आ रही हूँ, उनके जो सियासतदान है वो बीच में स्पीचेस कर रहे हो और खुद मैदान में उतर के कचरा साफ कर रहे हो अपने हाथ से, झाड़ू फेर रहे हो सिंबॉलिकली। ऐसा होता था एक जमाने में जब इस तरह से बहुत ज्यादा खराबी होती थी तो एमक्यूएम वाले अचानक से मैदान में उतरते थे और पूरे कराची को साफ करना शुरू कर देते थे, ये बताने के लिए कि देखो हम शहर को साफ करना चाह रहे हैं। तो समटाइम कुछ चीजें सिंबॉलिक भी करनी होती हैं, उससे एक एनवायरनमेंट बन जाती है। जब एनवायरनमेंट बन जाती है तो लोगों का दिल करता है अच्छा काम करने का। इसी कमरे में मौजूद लोग यहां से उठ के जाएंगे और बाहर जाते हुए गली से गुजरते हुए ताजा चिप्स खाया होगा जो जेब में रखा होगा रैपर या हाथ में होगा, उसको ऐसे करके फेंक देंगे। इसी कमरे के लोग कल को यूके में एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए होंगे और वहां एक तकरीर चल रही होगी और उसके बाद जब उठ के जाएंगे तो वो रैपर उनकी जेब में ही रहेगा और घर जाके उसको डस्टबिन में डालेंगे। क्यों? एनवायरनमेंट। इंसान वही है,
इरादे वही हैं, हरकतें वही हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट थोड़ी सी इनफॉर्मल थी, जहां बहुत ज्यादा पूछगछ नहीं थी, बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं थी, और एक ऐसी इन्वायरमेंट थी जहां बड़ी सख्ती थी। तो वही मैं इस्लामाबाद जाके सील बेल्ट नहीं लगाता अक्सर, क्योंकि वहां वो उसके ऊपर को बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करते। अब पाकिस्तान के कैपिटल में सील बेल्ट ना लगाने पे फाइन नहीं है, और पंजाब के कैपिटल में सील बेल्ट ना लगाने पे फाइन है। तो इन्होंने फाइन कर करके, डरा डरा के, बाइक वालों को रोक रोक के, गाड़ियों वालों को रोक रोक के इतना खौफ पैदा कर दिया है कि यहाँ वो कंट्रोल एक्टिविटी के सीट बेल्ट लगाओ अब फॉलो हो जाती है, और वही इंसान किसी दूसरे शहर में जाए तो वो उसको उतना सख्ती से फॉलो नहीं करता। एनवायरमेंट बहुत मैटर करती है। सेम जैसे हॉस्टलों का एनवायरनमेंट होता है, एक एनवायरनमेंट में आप चले जाते हैं और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं और वहां सब सीजन देख रहे होते हैं, वहां आईपीएल चल रहा होता है, पीएसएल के ऊपर बात चल रही होती है, शायद अफरीदी की तस्वीरें शेयर हो रही होती हैं कि इंडियन टीम को जनाब उसने घर भेज दिया, फिर अगले दिन वो खुद भी घर जाता हुआ नजर आ रहा होता है। तो फिर वहां क्या होता है, पढ़ाई नहीं होती, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी उनके साथ खराब हो जाता है। और यही बच्चा इसी तरह की कैपेसिटी रखने वाला एक ऐसा हॉस्टल में किया जहां हर वक्त सब लोग पढ़ रहे हैं, हर को पूछ रहे हैं यार कल वाला टेस्ट तैयार किए नहीं किया, यार ड्राफ्टिंग का सेशन मिस हो गया था, यार मुझे बता सर ने सवाल क्या कराए थे। अब पूरी पूरी रात टेंशन में बैठे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाई चल रही है, किस तरह से है, टेस्ट कब खत्म होंगे, क्लासें कब खत्म होंगी, अच्छा मैं तुम्हें पूरा चैप्टर का टेस्ट दूंगा, तुमने चेक करना है, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हें टेस्ट चेक कराऊंगा। जो इतने जुनूनी जज्बाती लोग होंगे, इस एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल स्टूडेंट जाएगा तो क्या करेगा, पागल हो जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट जाएगा तो उसका भी दिल करेगा कि यार ये सारे इकट्ठे तो पागल नहीं हो सकते, इसका मतलब पढ़ना एक अहम चीज है। और जो फिल्मों वाले दोस्तों में पहुंचा होगा वो कहेगा मैं अकेला ही बेवकूफ हूं जो सीए में अपने आप को सड़ा रहा हूं, देखो अच्छे भले सीजन्स तो चल रहे हैं, फलाना सीजन देख लो, फलाना मूवी देख लो, फलाना एक्टिविटी कर लो। तो एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वो ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसमें कंट्रोल्स ने काम करना है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना फियर होगा, जितना खौफ होगा, जितना बड़े ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना उनकी फिलॉसफी होगी कि हमने ऐसे करना है, जितना वो नीचे वालों को इंटेग्रिटी बताते होंगे, आते जाते तलकीन करते होंगे ये ऐसे करो वो ऐसे करो, बार बार अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज, अपनी हरकतों के थ्रू लोगों को एक अच्छी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते होंगे, वहां ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे। वही हम बाहर जाते हैं और बहुत अच्छे सीधे इंसान बन जाते हैं। दुनिया ज्यादातर हम देसी लोगों से मिलके बनी हुई है, और हम देसी लोग अपने मुल्कों में गंदे हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए कि वहां का निजाम देख के हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ अगर ऐसा करेंगे तो ये वाकई पूछेंगे, शायद हो सकता है उधर भी ना हमें कोई देखे, लेकिन खौफ, ये फाइन कर देंगे, ये मुझे पकड़ लेंगे, ये कहेंगे ये क्यों किया वो क्यों किया है। अपना तो वतन अपना वतन है ना, 200 रुपए की चाय पिलानी है छुट जाएंगे। इस ईज ने ना, इस करप्शन की ईज ने, इस रिश्वत की ईज ने सबको खराब कर दिया, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हुआ था। अब आप रिश्वत देना चाहते हैं और रिश्वत लेने वाला कहे मैंने नहीं लेनी रिश्वत, ये तो जुर्माना होगा ही होगा, तो आप अगली दफा सुधरे हुए होंगे, आप सही तरीके से काम करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वो माहौल है जिसमें कंट्रोल्स ने काम करना है। तो मैं जब एक एंटिटी में जाऊं ऑडिट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा उनका माहौल क्या है। क्या वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें डायरेक्टर्स अलग बैठे हुए हैं, कमेटियां अलग बैठी हुई हैं, मैनेजमेंट वाले अलग काम कर रहे हैं, या वो एक छोटा सा प्राइवेट सेटअप है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं और वो दोनों पार्टनर हर वक्त मौजूद होते हैं और सारा स्टाफ उनकी आंखों के सामने होता है। तो जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है वहां चीजें कम खराब होंगी, और जिनका बहुत लूज एनवायरनमेंट है वहां चीजें और तरह से होंगी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल एनवायरनमेंट। आईकेएप को इस चैप्टर में एक सीधा सवाल बहुत पसंद है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी में क्या फर्क है। तो आप बताएंगे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट एक ओवरऑल फिलॉसफी है, एक ऑपरेटिंग स्टाइल है, एक मैनेजमेंट की टोन है, एक मैनेजमेंट का व्यू है जो वो नीचे वालों को दिखा रहे हैं। और कंट्रोल एक्टिविटी वो असल में इंटरनल कंट्रोल्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे होते हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन कर रहे होते हैं चीजों की। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट समझ आया। कंट्रोल एक्टिविटीज होते हैं आपके वो कंट्रोल वाली हरकतें जिससे आप अपने कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहे होते हैं। इसकी तरफ थोड़ा बाद में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिस्कशन करते करते हम बहते हुए आगे चले जाएंगे। पहले आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके ऊपर वो निजाम काम कर रहा है। जितना मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा
उतनी कम वीकनेस होंगी, उतने कम मसले होंगे। जितना कमजोर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उतनी ज्यादा गड़बड़ होंगी। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं, एक निजाम को कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, इंसान भी आ सकते हैं, कंप्यूटर भी आ सकते हैं, कागज भी आ सकते हैं, प्रोसीजर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब बच्चा एक एडमिशन कराता है और हम उसका सारा डाटाबेस जिस तरीके से कैप्चर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो मैनुअल भी हो सकता है कि मैनुअल फॉर्म आए, मैनुअल रजिस्टर में एंट्री हुई, मैनुअल लेजर बनाए और मैनुअल लेके चले। वो यूं भी हो सकता है कि आधा मैनुअल आधा कंप्यूटराइज, आपने फॉर्म भरा वो मैनुअल था, उसके बाद हम उसको कंप्यूटर में लेके गए और हम उसको कंप्यूटराइज तरीके से लेके। हमारा ये निजाम जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा हमारे कंट्रोल्स बेहतर होंगे। अगर मेरा सॉफ्टवेयर या मेरा निजाम मुझे ये बता ही नहीं पा रहा कि किस किस बच्चे से कितना रिकवर होना है, बच्चे की ड्यू डेट आई और उसके 10 दिन बाद हमें पता लगे कि हाँ भाई इस बच्चे की ड्यू डेट आई थी, 10 दिन इतने ज्यादा होते हैं, इतनी देर में बंदे का इरादा सीए करने का खत्म हो गया होता है। तो उस वक्त अगर उसे कहें भाई आपके ड्यूज रहते हैं, वो कहता है भाई मैंने सीए करना ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि निजाम जितना मजबूत होगा उतने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर होगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या उसका निजाम अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, उतना ही अच्छा निजाम होगा। तो अब ऑडिटर के लिए इसमें क्या सीखने वाली बात है, जब आप जाएं किसी को ऑडिट करने तो समझें वो कैप्चर कैसे करते हैं एंट्रियों को, उनका सोर्स डाटा कहां से आता है, वो सबसे पहली एंट्री कहां से पकड़ते हैं, सिस्टम में कैसे डालते हैं, सिस्टम से क्या रिपोर्टें जनरेट होती हैं, और उस सिस्टम में अगर कोई वीकनेस नजर आए तो इसका मतलब है कि ओवरऑल फाइनेंशियल में भी वीकनेस होगी। और अगर वो सिस्टम बहुत मजबूत है तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस निजाम से बनी है वो ज्यादा एक्यूरेट होंगी, ज्यादा बेहतर होंगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम देखना जरूरी है। फिर किसी भी अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में एक एलिमेंट होता है रिस्क असेसमेंट का। जिस तरह से ऑडिटर रिस्क असेस करता है वैसे मैनेजमेंट वाले भी रिस्क असेस करते हैं। या रिस्क असेस करने से क्या मुराद है, मैनेजमेंट वाले अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेजमेंट वाले समझते हैं कि हर नई से नई आने वाली चीज में क्या खतरा है। एक कंपनी है वो 4 तरह की प्रोडक्ट्स में डील कर रही थी, अब वो सोच रहे हैं कि एक नई तरह की प्रोडक्ट लेके आए। वो जो 4 तरह की प्रोडक्ट्स थी वो रखते थे, उसे किराए पे देते थे और पर मंथ किराया आता था। जो 5वीं तरह की प्रोडक्ट है इसको उन्होंने बेच देना और इकट्ठे इसके पैसे आ जाएंगे। इसमें और उन 4 के निजाम में फर्क है। वो 4 सेल नहीं हो रही, किराया आ रहा है, चीजें उनके पास हैं, लोगों से गारंटी ले रहे हैं और पर मंथ रिकवरी के ऊपर ध्यान है। और इसमें क्या होगा, चीज सेल कर देंगे तो सेल इसके फीचर्स बताएंगे, फिर पोस्ट सेल सर्विसेज के ऊपर गौर करेंगे और फिर जिस दिन सेल होगी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर इसमें आफ्टर सेल्स रिटर्न की कोई पॉलिसी है तो उस पर काम करेंगे। तो अगर मेरा निजाम बना हुआ है किराए वाली चीजों को डील करने का और एक सेल होने वाली चीज मेरे निजाम में ऐड होगी तो शायद मेरे पास कंट्रोल्स तो नहीं बने हुए होंगे उसके। रिस्क असेसमेंट वाले देखेंगे हर वक्त नई से नई चीज क्या आई है, ये किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हमें आदत हो कैफ की, कि कैफ का बच्चा आया, पता लगा जी कैफ के बच्चे ने 1.25 महीने से पैसे नहीं दिए। हमने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने का सेशन है, अभी पकड़ लेते हैं इसे। अगर पीआरसी का बच्चा हो 2-2 महीने बाद पेपर है, अभी पिछले दिन पेपर दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 1.5 महीने बाद फिर से पेपर आए हुए थे, या 1.25 महीने बाद। तो बच्चा आया, उसने एडमिशन लिया, हम 1.25 महीने बाद जाके हमने कहा अरे बच्चे से तो फीस तो मांगी नहीं, बच्चा उड़नछू। तो अगर हम 6-6 महीने वाले कोर्स को देख रहे हैं और हमारे कंट्रोल्स उस तरह से बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई ऐसा सियाना होना चाहिए जो कहे भाई ये पीआरसी है, ये डिफरेंट कहानी है, इसको डिफरेंट तरीके से लेके चलना है। पीपीएमएस ऑफिस में बैड डेट्स ना होने के बराबर। क्यों? सर्टिफिकेट हमने देना है, सर्टिफिकेट नहीं देंगे बच्चों को दोबारा नए सिरे से वो करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए कभी ना कभी तो जिंदगी में आएगा, पैसे भी दे जाएगा वापस। लेकिन कैफ में हम तो ट्यूशन सेंटर थे, हम तो नहीं उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो जहां हमारे पास पावर थी कि हमने सर्टिफिकेट देना है तो यूनिवर्सिटी वालों के बैड डेट्स होते ही नहीं, डिग्री उन्होंने नहीं देनी होती है। तो वो डिग्री किसे देंगे? जो पूरे पैसे देगा। हम तालीम तो उसे दे देते हैं जो हमें पूरे पैसे नहीं देते, लेकिन वो डिग्री उसे देंगे जो पूरे पैसे। तो इसका मतलब है कि अगर पीपी और एमएस ऑफिस को हमने समझा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट और है, और कैफ का ट्रीटमेंट और है, सीए फाइनल का ट्रीटमेंट और है। सीए फाइनल के चैंपियन बच्चे होते हैं। इधर कैफ का बच्चा अगर वो जो है ना महीने बाद कहे नहीं जी मुझे मसला आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ रिफंड कर लूं, तो हम कहते हैं चलो महीने में कितना को पढ़ लिया होगा और कितना को पढ़ना चाहता होगा ये।
फाइनल का बच्चा जब महीने बाद कहता है ना रिफंड चाहिए, तो हमें समझ आ जाती है उसने पूरा सिलेबस देख लिया है। जहादी जज्बाती बंदा है, उसके पास थोड़ा सा 15-20 मिनट जिंदगी में वेले आए, उसने कहा मैं ये सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ लूं, पूरा पढ़ लिया, फिर उसने सोचा पैसे कैसे बचाऊं, तो कॉलेज से कहा नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे रिफंड कर दें। तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जब कैटेगरी ऑफ आइटम चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल्स भी चेंज हो गए, नहीं होने चाहिए, इन्होंने बताना है। रिस्क असेसमेंट का फंक्शन हर वक्त असेस करता रहे नई से नई क्या चेंजेस हैं, नया डिपार्टमेंट, नई प्रोडक्ट, नया सिस्टम, नया सॉफ्टवेयर, जब जब भी कुछ नया, इवन नए लोग, तो उनको भी तो सिखाने कंट्रोल्स, तो ये असेस करे सबसे पहले, फिर देखिए कि वहां कितनी कंट्रोल की जरूरत है और फाइनली अच्छे कंट्रोल रिकमेंड करे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद है? आइडेंटिफाई करें खतरा, मेजर करें उसे, उसका सेफगार्ड दें, ये भी असेस करते हैं रिस्क को कि कितना है, फिर मेजर करते हैं कि उससे क्या नुकसान होगा और अल्टीमेटली उसके लिए एक अच्छा सा कंट्रोल सजेस्ट करते हैं। तो अगर ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, और अगर ये सही काम नहीं कर रहे तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि बहुत सारे ऐसे रिस्क होंगे जिसके इन्होंने अच्छे कंट्रोल्स नहीं बनाए हुए होंगे। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? फाइनली मॉनिटरिंग का फंक्शन, जैसे हमारे क्वालिटी के अंदर मॉनिटरिंग था ना, जो हर वक्त देखता रहता था कि बाकी सारे काम सही हो रहे हैं या नहीं, तो देयर मस्ट बी सम डिपार्टमेंट जो ये देखे कि क्या बड़ों ने अच्छी कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाई हुई है, क्या मैनेजमेंट कंट्रोल्स अच्छे लगा रही है, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम इस काबिल है कि वो चीजों को पकड़ सके, क्या रिस्क असेसमेंट वाले अच्छे कंट्रोल सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो हैं जो देखते हैं बाकी सारे अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो जिसको हमने इंटरनल ऑडिटर बोला था वो इस डिपार्टमेंट में आएगा, जो ये देखेगा कि पिछले 4 अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये पांचों कंपोनेंट मिलके बनेगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये पांचों कंपोनेंट मिलके अगर स्ट्रांग हुए तो इसका मतलब है हमारे कंट्रोल्स तगड़े हैं, अगर ये 5 मिलके कमजोर हुए तो इसका मतलब है कि यहाँ इंटरनल कंट्रोल का निजाम अच्छा नहीं है। ये हमारी बेसिक असेसमेंट है। फिर उसके बाद कुछ जगह हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के तसल्ली करते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा। इन 5 में से जिस पे डिस्कशन नहीं हुई वो कंट्रोल एक्टिविटी है। यहां से हम अपनी कहानी को थोड़ा सा इंग्लिश देखते देखते गुजारते हैं। एलिमेंट्स ये 5, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपने उनकी फिलॉसफी, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस और फलाना चीजों को देखने की कोशिश करनी है। रिस्क असेसमेंट में आपने वो मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, असेस करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए रिस्कों को। तो आप ये देखेंगे कि वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और बहुत सारी एग्जांपल किताब ने दी कि इन चीजों के अंदर नॉर्मली रिस्क मौजूद होता है। रिस्क असेसमेंट पे जाके इस चीज पे दोबारा से भी डिस्कशन होती है। फिर हमने कहा इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डाटा इन सबको मिलकर होता है। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि इनकी मेन ट्रांजैक्शंस क्या हैं और ये ट्रांजैक्शन ये लोग कैप्चर कैसे करते हैं और उसको अकाउंट्स में दिखाते कैसे हैं, इसको समझ लेंगे। देन हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज बाय पर्पस 3 तरह की होती हैं। बाय प्रेजेंटेशन 5 तरह की होती हैं, हम 4 या 5 कैटेगरीज कहते हैं, और बाय पर्पस 3 तरह की होती हैं। पर्पस प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव। समटाइम कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल का मकसद होता है आपने कुछ बचाना है, समटाइम मकसद होता है कुछ डिटेक्ट करना है, समटाइम मकसद होता है करेक्ट करना है। अब अगेन ताजा जो एग्जांपल, जो दुखी एग्जांपल ब्रेक के बीच में अचानक से आई थी, वो शीशे चोरी होने वाली। अगर सिक्योरिटी गार्ड सही से जाग रहा होता तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल होता, वो प्रिवेंट करता, वो एक गलत चीज को होने से रोक देता। वो सो रहा था, किसी ने शीशे उतार लिए, तो जो कैमरा लगा साइड पे देख रहा था उसने चोरी तो नहीं रोकी, बता जरूर दिया कि वो बंदा दिखने में कैसा था। अब उस बंदे ने पता नहीं जिंदगी में कभी उस सड़क पे दोबारा चक्कर लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ कंट्रोल्स हैं जो गलती को होने से रोक देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो होने पे डिटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चीजों को ठीक कर देते हैं। तो किताब ने साथ साथ एग्जांपल दिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जब आप टास्क डिवाइड कर देते हो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम, जब एक काम को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो बहुत कम चांस रह गया कि इसमें खराबी होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स, अच्छी ट्रेनिंग दी होगी तो गलतियां होने से बच जाएंगी। पासवर्ड्स, लोग सिस्टम में एंटर ही नहीं हो सकेंगे, एंटर होंगे तो काम खराब करेंगे। डिटेक्टिव कंट्रोल में बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट का आपस में डिफरेंस क्रिएट होने से तो नहीं बचता, लेकिन अगर हुआ है क्रिएट डिफरेंस तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहां मसला है। कैमरा,
सिस्टम लॉग, वो जो ट्रांजैक्शंस वगैरह का पूरा लॉग बन रहा होता है, कब किसने कहां कौन सी चीज को एक्सेस किया। स्क्रीन वार्निंग, ये हमें बता देते हैं कि जी कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ मशकूक एक्टिविटी है, आपकी यहाँ एंट्री गलत हुई है या कुछ इस तरह का मसला। करेक्टिव कंट्रोल्स, कंटिजेंसी प्लानिंग, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो क्या करेंगे, अगर आंधी तूफान आ गया, बिजली चली गई तो हम जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम बैकअप पे चले जाएंगे। ये करेक्टिव कंट्रोल है कि अगर खराबी हुई तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। सिस्टम के जो बैकअप्स हैं, बैकअप जो है वो डिटेक्ट तो नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं, लेकिन गलती हो जाने के बाद आपको मौका देगा कि आप दोबारा उस बैकअप से पुरानी वाली सिचुएशन पे वापस आ जाएं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं आपकी कंपनीज के साथ, जिन कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर या अपने सिस्टम लिए होते हैं, तो जब आपकी खराबी होती है तो आप उन्हें बुलाते हैं और वो आने के बाद उस खराबी को ठीक करते हैं अपने तरीके से। तो कंट्रोल करता क्या है, उस हिसाब से कंट्रोल की 3 कैटेगरीज है, याद रहेंगी। कंट्रोल दिखता कैसे है, उस हिसाब से कंट्रोल की 5 कैटेगरीज हैं, जिसको किताब 4 बताती है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। दिखता कैसा है, क्या वो फिजिकल कंट्रोल है या आईटी कंट्रोल है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल जो आईटी के अंदर हो रहा है, इंफॉर्मेशन के अंदर जो कि आईटी बेस्ड कंट्रोल्स हैं, और फिजिकल कंट्रोल्स जो फिजिकली नजर आ रहे हैं। तो अब कैमरा फिजिकली नजर आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, खारदार तार। कैमरा करता है डिटेक्शन और खारदार तारें करती हैं प्रिवेंशन, बट दोनों फिजिकल कंट्रोल में। क्योंकि ये कंट्रोल की कैटेगरी है कि कंट्रोल दिखते कैसे हैं, और वो कैटेगरी थी कंट्रोल की कंट्रोल करते क्या है। तो एज पर फंक्शन कंट्रोल 3 तरह के हैं, एज पर कैटेगरीज के कंट्रोल्स की क्या टाइप्स है, तो कंट्रोल्स की 4-5 टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसकी तरफ सबसे एंड पे आएंगे। फिजिकल यानी फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स और रिकॉर्ड्स, ताकि अनऑथराइज्ड यूज और डैमेज से बचाया जा सके। परफॉर्मेंस रिव्यूज, एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा है, दूसरे का काम तीसरा बंदा चेक कर रहा है। इदारे में होता है कुछ जूनियर काम करते हैं, उसके बाद सीनियर उस काम को देखता है, रिव्यू करता है और उसको आगे पहुंचाता है। तो परफॉर्मेंस रिव्यूज कुछ इस तरह के कंट्रोल हैं जिसमें सुपरव्यू और सुपरविजन और रिव्यू हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, वो जो ऑडिट की टीम थी, याद है, वो काम करते थे, उनके काम को मैनेजर देखता था, मैनेजर के काम को पार्टनर देखता था। जब इतने सारे लोग नीचे वाले बंदों का काम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई खराबी या चीजें सामने आ जाती हैं। देन ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो अलग अलग चीजें, ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑथराइजेशन का मतलब है कि आपने डिफाइन किया हुआ है, इससे ऊपर की परचेज फलाना साइन करेगा, इससे ऊपर की परचेज है फलाना साइन करेगा, इतने से ज्यादा डिस्काउंट फलाना बंदा करेगा, इतने से ज्यादा डिस्काउंट फलाना बंदा करेगा, ये ट्रांजैक्शन वो बंदा अप्रूव करेगा, ये ट्रांजैक्शन वो बंदा। जब आप इस तरह की ऑथराइजेशन की लिमिट्स रख देते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने से रुक जाती हैं, क्योंकि खास लेवल से ऊपर की ट्रांजैक्शन तब तक अप्रूव ही नहीं होगी जब तक एक खास बंदे ने उसे साइन ना कर दिया हो। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है, आप टास्क को लोगों में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली इसमें हम कहते हैं कार, कस्टडी ऑफ एसेट्स, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग। ये 3 चीजें 3 अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए। मैं अक्सर ही बात करता हूं कि अगर एक बंदे को हमने पेटी कैश का इंचार्ज बनाया हुआ है और उसी बंदे के जिम्मे है कि वो ऑथराइज करे कि कोई एसी खराब हो गया तो वो ठीक होना चाहिए, वही एसी के इलेक्ट्रीशियन को भी बुला के लेके आए और उसी ने जेब से पैसे निकाल के इलेक्ट्रीशियन को भी देने हो और उसी ने ही अकाउंटिंग एंट्री भी करनी हो, तो फिर एसी कभी खराब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम में हर चौथे दिन एंट्री डली हुई होगी कि एसी खराब हो गया। क्योंकि बताना किसने एसी खराब का, उसी ने। बंदा कौन लेके आएगा, पैसे कौन देगा, उस बंदे से साइन कौन लेगा कि तुमने पैसे मौसूल पाए, यही। और उसकी अकाउंटिंग एंट्री कौन करेगा। तो अगर चीज की कस्टडी भी इसके पास थी, रिकॉर्डिंग भी इसके पास थी, ऑथराइजेशन भी इसके पास थी, तो ये तो बहुत ज्यादा ह्यूज चांसेस हैं कि गड़बड़ करेगा। तो आइडियली पैसे की कस्टडी होती किसी कैश वाले के पास, ऑथराइजेशन करता कोई और मैनेजर की एसी खराब हुआ है, वो कहता हाँ जी एसी खराब हुआ, वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता, उधर से पैसे इशू होते और उधर से एक बंदा उसकी एंट्री करता। तो जब काम 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता तो एरर और फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो कस्टडी ऑफ एनीथिंग, ऑथराइजेशन ऑफ एनीथिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ एनीथिंग अगर अलग अलग लोगों के पास होगी तो वो सबसे बेस्ट है। इसमें घुसने से पहले मॉनिटरिंग पे एक आध लाइन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू करे और मॉनिटर करे ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टमैटिक बेसिस पे, ताकि देखें कि ये कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब वापस पीछे आए,
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी आईटी बेस्ड कंट्रोल्स, उनकी दो मशहूर कैटेगरीज हैं, जनरल और एप्लीकेशन। क्या फर्क है जनरल और एप्लीकेशन में? जनरल जो ओवरऑल होते हैं और एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक टू एनीथिंग होते हैं कि इस चीज से रिलेटेड। तो जनरल का मतलब, ओवरऑल का मतलब है कि वो कंट्रोल्स जो कि सिस्टम में एंट्री से रोक दें, गलत हैपनिंग को ओवरऑल रोकने की कोशिश करें, वो जनरल कंट्रोल्स हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल, इनपुट करते वक्त के कंट्रोल्स, आउटपुट करते वक्त के कंट्रोल्स। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपके मोबाइल का एक जनरल कंट्रोल ये है कि आप मोबाइल जो है वो लोगों की पहुंच से दूर रखें, कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि आपके मोबाइल में क्या है। ये जनरल कंट्रोल है। और अगर कोई आपके मोबाइल तक एक्सेस पा जाए तो आपका व्हाट्सएप ना खोले, उस व्हाट्सएप पे फेस प्लस पासवर्ड लगा हुआ। ये एप्लीकेशन कंट्रोल है, आपने अपनी एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगा दिया। तो जनरल में आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करें कि जो अनऑथराइज्ड लोगों को एंटर ना होने दें, ऐसे पासवर्ड लगा दें जिससे गलत लोग सिस्टम में ना आए, अच्छी ट्रेनिंग कर लें लोगों की, अच्छे सॉफ्टवेयर यूज कर लें, तो वो जनरल कंट्रोल्स हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर के अंदर एक बंदा जब एंट्री कर रहा है तो वो डुप्लीकेट एंट्री ना कर दे, इसके ऊपर कंट्रोल। वो डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग अमाउंट ना डाल दे, वो गलत चीज का प्रिंट ना निकाले जो उसकी अथॉरिटी में ही नहीं आता। तो जब आप ऐप लेवल के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल है, और जब आप ओवरऑल निजाम की बात कर रहे हैं तो वो जनरल कंट्रोल है। तो जनरल कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल। अब आईटी की दुनिया में जनरल कंट्रोल का मतलब है अच्छा सॉफ्टवेयर, उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी अच्छी ट्रेनिंग, उसमें अच्छे पासवर्ड्स वगैरह का यूज। अगर आपने खुद सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपकी जो टीम है जो सॉफ्टवेयर बना रही थी उनको अच्छी चीजें आती हो, इस सॉफ्टवेयर में चेंज करने के ऊपर कंट्रोल हो कि हर एरा गैरा उसके अंदर चेंजेस ना कर देता हो। तो जनरल कंट्रोल की किताब पे बहुत सारी एग्जांपल देती है, कहते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर जो बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, ये इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स को हेल्प करते हैं। मेन जनरल कंट्रोल नॉर्मली किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में चंद जो सजेस्ट किए जाते हैं वो है कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम, कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस, सही डाटा, सही फाइल्स इस्तेमाल की जाए, सही लोगों को एक्सेस मिले, तो ये बन जाते हैं आपके जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल किसे कहते हैं? इंडिविजुअल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के कंट्रोल्स, परचेज के कंट्रोल, पेरोल के कंट्रोल, किसी भी एक एरिया के जो कंट्रोल्स हैं वो क्या होंगे? एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो, कंप्लीट हो और सही तरीके से। ये मैनुअल भी हो सकते हैं, कंप्यूटराइज भी हो सकते हैं। हमारी किताब ने कुछ कंप्यूटराइज कंट्रोल्स की एग्जांपल दी है, कुछ मशहूर एग्जांपल, सीधी सीधी सी बातें एग्जांपल में डिटेल से तो लिखा हुआ है, क्विकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल टोटल एक बड़ा मशहूर तरीका कि सिस्टम में जब आप एंट्रियां कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कुछ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हैं। वही बात है, हमारे फॉर्म पकड़े और एक बंदे ने कंप्यूटर सिस्टम में डालने हैं, तो उस बंदे ने 100 फॉर्म पकड़े, जो उस दिन 100 फॉर्म आए थे, और 100 फॉर्म सिस्टम में एंटर करनी शुरू कर दिए। बच्चा बच्चे के आगे उसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आगे उसकी फीस कर दिया एंटर। हर बच्चे के अलग अलग लेजर में एंट्री हो गई। फिर हमने उसके बाद उन तमाम लेजर्स का टोटल जनरेट करवाया सिस्टम से। आ गया, एक बंदे ने फॉर्म पकड़े, मैन्युअली कैलकुलेटर पकड़ के और उसको टोटल किया, उस पे टोटल फीस जो आ रही थी। तो ये 100 फॉर्म हमने एंटर किए, इनका ग्रैंड टोटल कंप्यूटर में एंटर होने से पहले कितना निकला, और कंप्यूटर में जब आपने एंटर किया और उधर से जो रिपोर्ट जनरेट कराई उसमें कितना निकला, ये दोनों आइडियली मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब है? किसी 1, 2, 5 पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ मसला हुआ है। तो अगर आपने एक जगह फॉर्म्स का अलग से टोटल किया हुआ है और सिस्टम में एंटर होने के बाद उसका टोटल किया और वो दोनों मैच कर गए, तो चांसेस हैं कि सारी ट्रांजैक्शन मोस्ट प्रोबेबली सही रिकॉर्ड हो गई होंगी। तो ये कंट्रोल टोटल है। जब इसी को बैजेस पे ले आए तो बन जाता है बैच टोटल। अब 100 फॉर्म के बाद अगर पता लगे गलती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना 20-20 फॉर्म के 5 बैजेस बना लिए जाएं। 20 फॉर्म एंटर किए सिस्टम में, 20 फॉर्म्स को मैन्युअली टोटल किया, दोनों का आपस मैच कर लिया, टैली हो गए। इसका मतलब है ये 20 अच्छे एंटर हो गए थे, अब अगले 20 पकड़ते हैं। तो ये समटाइम सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को जब आपस में मैच करते हैं तो कंट्रोल टोटल और बैच टोटल। समटाइम कोड एंटर करने वालों के लिए रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक और इस तरह के चेक होते हैं।
आपने बताया हुआ है कि हमारे सिस्टम में जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके कोड 2000 से लेके 4000 के दरमियान होने चाहिए। करंट लायबिलिटी का कोड 11000 से 12000 के दरमियान होना चाहिए। जब भी आप कोई डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई कोड एंटर करते हैं और उसके आगे उसकी अमाउंट लिख देते हैं। तो अब आपने अगर एक जगह करंट लायबिलिटी में एंट्री डाल दी और कोड नंबर 7000 के आसपास था और आपने सिस्टम को क्या बताया हुआ था 11000 से 12000 के दरमियान है, तो ये जो 7000 है सिस्टम शोर मचा देगा, चूंकि रेंज आउट हो गई। आपने उसे रेंज बताई थी कि इस जगह पे जो भी एंट्री करेगा करंट लायबिलिटी की वो हमेशा 11000 से 12000 के दरमियान करेगा। तो जैसे ही किसी ने 7000 की एंट्री की सिस्टम ने उसे फौरन रोक दिया। फिर हमारे यहाँ फर्ज करें एक बच्चा वो चला गया, खत्म हो गया मामला, और हम सिस्टम में डाल दें कि इस बच्चे को डिलीट कर दें, इस बच्चे का रिकॉर्ड खत्म हो गया। अब अगर कभी भी कोई बंदा CRN एंटर करते हुए गलती से उस बच्चे का एंटर करते जो जा चुका है, तो सिस्टम ने फौरन से शोर मचा देना एग्जिस्टेंस चेक की वजह से। रेंज चेक देखता है कि जो एंटर किया हुआ नंबर है वो एक खास रेंज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। और एग्जिस्टेंस चेक क्या चेक करता है, एंटर किया हुआ नंबर पीछे हमारे पास डेटाबेस में इस तरह का कोड मौजूद है या नहीं है। तो अगर कोई गलत कोड एंटर कर दे तो ये उसे रोक लेता है, अगर किसी गलत रेंज से एंटर कर दे तो ये उसे रोक देता है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन पे वार्निंग आ जाती है कि आपने गलत एंट्री की है। आप करंट लायबिलिटी में एंटर करते हुए आपने कोड 7000 को जब एंटर किया तो उसने फौरन से स्क्रीन पे वार्निंग दे दी कि भाई आपका जो एंटर किया हुआ कोड है वो तो करंट लायबिलिटीज के जो कोड की सीरीज है उसे मैच ही नहीं करता। फिर आपने जब वहां जाके सही कोड की सीरीज एंटर की और नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो पता लगा वो वाला तो करंट लायबिलिटी के अंदर कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक आपको रोक रहा होता है। इसमें मशहूर जमाना होता है चेक डिजिट। चेक डिजिट क्या करता है, आपके डिजिट्स के सीक्वेंस को महफूज कर लेता है। यानी कि अगर आपका कोड 4-5 डिजिट का है तो वो उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करके आपको कहते हैं इसके आगे ये एक्स्ट्रा डिजिट डाल दिया करो। अब अगर आपने वो एक्स्ट्रा डिजिट कोड के साथ नहीं डाला तो वो आपके कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं दुनिया में। हमारी किताब ने हमें बताया मॉड्यूलस 11। ये क्या करते हैं, ये हर नंबर को डिविजिबल बाय 11 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कोड दिया हुआ है 3467। ये कोड हमारा था, हमने सोचा था ये बच्चे का रोल नंबर 3467 है, लेकिन हम अपने अपने सिस्टम से कहा कि इसको अगर चेक डिजिट इसमें ऐड करना है तो वो क्या बनेगा। उसने उसको इस तरह से 3, 4, 6, 7 और x जो 5वां डिजिट है हमें नहीं पता कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। जो जवाब आएगा वो कोशिश करेगा कि वो 11 पे पूरा डिवाइड हो। फर्ज करिए x लिखा हुआ है, x इंटू 1 x, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 14। इनको ऐड किया, क्या जवाब आया 63। 11 पे डिवाइड नहीं होता। 63 से वेरी नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 पे डिवाइड होता है, 66। तो अगर 63 में 3 ऐड कर दूं तो जवाब आ जाएगा। तो मेरा सिस्टम मुझे बता देगा कि यहां अगर 3 लिखा हुआ होगा ना इधर, तो फिर मजेदार हो जाएगा। तो अब मेरा कोड क्या बना 3, 4, 6, 7, 3। तो रिवाइज कोड मेरा ये बन गया 3, 4, 6, 7। ये मेरा चेक डिजिट है 3। पहली दफा आप अपने सिस्टम को अपने सारे कोड देंगे और आपका सिस्टम उन सारे कोड्स को रिवाइज करके आपको चेक डिजिट समेत नए कोड जनरेट कर देगा। फिर आपसे कहेगा कि अब से आपने 4 डिजिट नहीं 5 डिजिट का कोड डालना है। ये हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेंज चेक और एग्जिस्टेंस चेक है ना वो ट्रांसपोजिशन नहीं पकड़ते कई दफा। अगर मेरा कोड 7000 से 8000 के दरमियान होना चाहिए तो कोड अगर 7230 था और मैंने 7320 कर दिया तो भी रेंज तो वही है, और शायद 7320 भी एग्जिस्ट करता हो और 230 भी एग्जिस्ट करता हो। तो एग्जिस्टेंस चेक नहीं पकड़ सकेगा वो गलती जिसमें मैंने 2 चीजों को रिप्लेस किया और दोनों मौजूद है। रेंज चेक भी नहीं पकड़ सकेगा। तो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स आगे पीछे ना हो जाए उसको बचाने के लिए है चेक डिजिट। क्यों, अब उसने मुझे ये जनरेट करके दे दिया। कैसे, उसने अपना एक फार्मूला लगा के मुझे 11 का डिविजिबल बना दिया है। अब जब भी मैं अपना ये 5 डिजिट कोड एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, आखिरी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से।
जब आपको 11 पे डिवाइड करेगा, अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा क्या देगा, कोड में मसला है। तो अब अगर मेरा ये 4 और 6 आगे पीछे हो गए तो जिसने 3 से मल्टीप्लाई होना था वो और हो गया, और जिसने 4 से मल्टीप्लाई होना था, तो जब ये नंबर ट्रांसपोज हो गए तो जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो अब जवाब एग्जैक्टली 66 नहीं बनेगा, कुछ और जवाब बनेगा, वो 11 पे डिवाइड नहीं होगा, सिस्टम शोर मचा देगा। अगेन चूंकि क्रैश की नोयत है, वक्त कम है, अदरवाइज इसको थोड़ा न्यूमेरिकली 2-3 एग्जांपल्स के साथ इस तरह से करते कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता, आप लोगों से पूछता, आप लोग कुछ जवाब देते और फिर उस जवाब के ऊपर डिबेट होती। क्या चेक डिजिट समझ आ रहा है? क्या अभी तक जो बातें की वो समझ आ रही हैं? फिर एक सीक्वेंस चेक होता है, अगर आप तरतीब से एंट्रियां कर रहे हैं इनवॉइस नंबर 1 से लेके 100 तक और 72 के बाद 73 करना भूल गए और 74 लिख दिया तो सिस्टम एकदम से वार्निंग देगा कि भाई वो एक नंबर गायब हो गया, वो तो आपने लिखा नहीं। फिर डुप्लीकेट, आपने 73 नंबर इनवॉइस भरी और अगली एंट्री में फिर गलती से उसी की एंट्री कर दी तो सिस्टम उसके ऊपर एतराज कर देगा कि भाई यहाँ तो डुप्लीकेशन हो गई है। तो इसमें बहुत सारी तरह के, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जांपल है एप्लीकेशन कंट्रोल्स के, इनपुट करते वक्त के, आउटपुट करते वक्त के, प्रोसेसिंग वक्त कंट्रोल। और वो जो पीछे पड़े थे, अच्छा सॉफ्टवेयर हो, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हो, लोगों को महफूज रखें, वो कौन से थे? वो जनरल कंट्रोल। तो अब पेपर में अगर सवाल है और सवाल में उन्होंने ओवरऑल एक माहौल बताया हो तो वो जनरल कंट्रोल्स होंगे, और अगर वो किसी खास एरिया की बात कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे। डन। ब्रेक जब आगे करवाते हैं तो फिर लेक्चर भी आगे हो जाता है ना। अब सारे गंदे गंदे मुंह बना के बैठे हुए हैं कि खुश टॉपिक चल रहा है, कंट्रोल्स हैं और सर बाजी नहीं आ रहे। एक दो लोग सोच रहे हम सर को खुद ही कह देंगे सर आगे वाली चीजें आती हैं, आप बस आज छुट्टी दे दें, आइंदा जो है ना ऐसी गलती नहीं करेंगे। घबराए तो नहीं बैठे बहुत ज्यादा? अच्छा, बंदा कोई दिल रखने के लिए कहता है नहीं सर घबराए नहीं बैठे, ठीक है, फिर जो मिस होगा वो फिर खुद ही करना पड़ेगा। तो सर पहले पीछे वाला भी तो हमने ही करना है, आपने कौन सा? कुछ लोग कह रहे हैं कराएं, कुछ अच्छे लोग भी हैं बीच में, 2 लोग यहाँ से हैं, एक खातून वहां से है। एक अक्सरियत जो है इस टाइम पे ये चाह रही है कि हम पढ़े। ठीक है जी, पढ़ते हैं। रफ्तार सुपर फास्ट कर लेते हैं, सुपर फास्ट 2x। हाँ, ये 2x पे भी नहीं चलता ना टीचर। नैरेटिव नोट्स एंड क्वेश्चनियर। अब हो क्या रहा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्लाइंट से जाके बात समझते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम क्या है और वो आपको लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है तो आपको खुद भी भूल जाती है कि उन्होंने मुझे क्या क्या बात बताई थी। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करें। तो इसी तरह से जब आपको इंटरनल कंट्रोल्स बता रहे हैं आप उसको भी डॉक्यूमेंट करें। इंटरनल कंट्रोल को डॉक्यूमेंट करने के 3 मशहूर तरीके हैं। नैरेटिव नोट, क्लाइंट आपको बता रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं। आप लैपटॉप पे आप उनके पास गए, आपने कहा सेल्स का सिस्टम बताएं, उनका पहले सेल ऐसे आती है, फिर ये होता है, फिर वो बंदा साइन करता है, फिर उधर जाती है, फिर वो वेयर हाउस में जाते हैं, वेयर हाउस से माल निकलता है, फिर वो बंदा एंट्री करता है, फिर उसके पास जाता है, फिर वो रसीद बनाता है। वो बताते गए और आप इंग्लिश में लिखते गए, इसे कहते हैं नैरेटिव नोट्स। राइटिंग में होते हैं, बहुत आसान है प्रिपेयर करना, लेकिन कई दफा अनड्यू लेंथी हो जाते हैं। पूरा सिस्टम आप लिख तो लेते हैं लेकिन बाद में जब उसका प्रिंट निकालते हैं तो पता लगता है 7 सफ़ों के अंदर आपने पूरा सिस्टम लिखा। वो देख के फिर आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि उससे पिक्चर जहन में नहीं आ रही होती। उसको हर बंदे को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और जब अमेंड करना पड़ेगा तो भी बड़ी मुशक्कत से गुजरना पड़ेगा। ये नैरेटिव। इसका हल निकालते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं फिर दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट करूं। सिस्टम फ्लो चार्ट, क्लाइंट ने जो आपको बताया उसको समझा, उसको एक बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनाई एक सफे की और एक सफे में सारा फ्लो से दिखा दिया कि यहाँ से एरो उधर जा रहा है, वहां से एरो उधर आ रहा है, उधर से ऐसे हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट एड हुआ। एक सफे पे आपने एक अच्छी सी डायग्राम बना के समझ लिया कि सिस्टम का निजाम कैसा है। बहुत अच्छा सिस्टम है, एक सफे में आपको पूरा निजाम दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बनाना आसान नहीं है। नैरेटिव तो एक जूनियर भी लिख लेता, लेकिन इस फ्लो चार्ट को बनाना, फिर बने हुए फ्लो चार्ट को समझना, फिर इसमें खुदा ना खास्ता अमेंडमेंट करनी पड़ गई तो उसके भी अपने मसलों मसाइल। तो फ्लो चार्ट टेक्निकल लोगों का, जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो नैरेटिव कोई भी बना लेगा, लेकिन नैरेटिव ओवरडूइंग हो जाती है। फ्लो चार्ट टेक्निकल लोग बनाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपके जहन में पूरे प्रोसेस का एक नक्शा आ जाएगा। तीसरी चीज है, आप क्वेश्चनेयर की तरफ चले जाएं। क्वेश्चनेयर में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे जी सेल्स का आइडियल प्रोसेस क्या है, सेल्स के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर दे दिए जाएं। एक कॉलेज में बच्चों के एडमिशन का ICQ चाहिए,
वो क्या होता है, एक सीरीज ऑफ सवाल होते हैं जिसके आगे यस या नो लिखा होता है, आपने यस या नो पे टिक करना होता है। तो रादर देन आप क्लाइंट से पूछें कि आपके यहाँ क्या होता है, वो बताए पहले बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद होती है, फिर ऐसा होता है। व्हाई नॉट की दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, अगर फर्ज करें 100 ऐसे रूल्स हैं जो बड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप वो 100 सवाल पूछ लें उनसे। आप क्वेश्चन देखें, उधर 100 सवाल आए, आपने 100 में से देखा इस एंटिटी के हिसाब से 20-25 माइनस कर दिए और सवाल लेके क्लाइंट के बंदे के पास पहुंच गए, उससे पूछा हाँ भाई आप एडमिशन फॉर्म फिल करवाते हैं, उन्होंने कहा यस। आप कैश इनवॉइस लेते हैं, यस। आप बच्चे का कार्ड क्रिएट करते हैं, उन्होंने कहा नहीं। अब आपकी लिस्ट बता रही थी कि ये एक अहम कंट्रोलर होना चाहिए और उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब है कंट्रोल की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेटर ऑफ वीकनेस में डाल दिया कि दुनिया के एक अहम कंट्रोल है कि बच्चे का कार्ड क्रिएट होना चाहिए और तुम लोग कार्ड नहीं क्रिएट कर रहे। रिकवरी शीट होती है, हाँ जी। डोर एंट्री के वक्त मैनुअल कंट्रोल होते हैं, हाँ। बायोमेट्रिक होता है, नहीं। फलाना होता है, यस। तो कुछ जगह नो का जवाब आएगा, अक्सर जगह यस। यस का मतलब है ये मानते हैं कंट्रोल है, और नो का मतलब है ये खुद भी नहीं मानते कि ये कंट्रोल होना चाहिए। तो जहां ये नहीं मानते वो तो एक नॉन वीकनेस है, और जहां इनको लगता है ये मानते हैं कि कंट्रोल मौजूद है, चेक करूं वाकई ही मौजूद भी है या नहीं। तो ये जो आईसीक्यू था ये ओवरऑल बना हुआ था कंट्रोल मौजूद है या नहीं। अब हम बनाएंगे आईसीईक्यू, जरा थोड़े छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट होंगे, इनमें से हर सवाल से निकले हुए। एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, हाँ जी कंट्रोल मौजूद है, शुक्र है। अब ज्यादा गहराई में सवाल पूछ लिए छोटे छोटे करके। स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, फी की डिटेल डालते हैं, सब्जेक्ट पे टिक करवाते हैं, साइन लेते हैं। तो फिर क्या होगा, यस यस। फी की डिटेल उन्होंने कहा नहीं, 4 जगह टिक लगे, यहां आ गया नहीं। तो आप लेटर वीकनेस में बताएं कि ये कंट्रोल जो एग्जिस्ट करता है वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा। और बाकी भी टिक उन्होंने बोले तो आपने लगाए हैं ना। अब आपने क्या किया, 50 बच्चों का फॉर्म उठाया और देख लिया कि उस पर नाम फलाना, ये तो वो मानते हैं कि फॉलो ही नहीं हो रहा। ये चारों को देख लें कि क्या ये चारों मौजूद हैं उन 50 केसेस में। अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनके कंट्रोल्स को सही से देखा है। तो आईसीक्यू, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, नॉर्मली एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल के बारे में यस या नो बताता है। आईसीईक्यू, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनेयर, ये बताने की कोशिश करता है कि कंट्रोल अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर्म मौजूद है लेकिन उस पर अहम बातें नहीं है, तो कंट्रोल एग्जिस्ट करता है लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। रिकवरी की शीट तो मौजूद है लेकिन क्या फुली अपडेटेड होती है, क्या उस पर रोल नंबर होता है, क्या बच्चे की तस्वीर होती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही होती है, ड्यू डेट आ रही होती है। तो कुछ यस या कुछ नो, तो आपको समझ आ जाएगा कि रिकवरी की शीट मौजूद है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। तो ऑडिटर क्या करता है, रादर देन कि उनसे पूछ के कंट्रोल लिखे या एक प्यारी सी डायग्राम बनाए, नेट से बेस्ट कंट्रोल डाउनलोड करता है और इस इदारे के हिसाब से सवालों को फिल्टर करके इनसे सवाल पूछता है। इसका फायदा क्या होता है, हमें कंट्रोल की एफिशिएंसी। देखें, जब उनसे पूछा जो उन्होंने बताया वो लिखा, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा। इधर मैं एक बेस्ट लिस्ट लेके आया, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, तो जो वो नहीं कर रहे वो भी पता लग गया, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी पता लग गया। और जब मैंने इसका वॉक थ्रू किया, जब मैंने साथ साथ देखा ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो न सिर्फ कंट्रोल की आइडेंटिफिकेशन बल्कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी मैंने लगे हाथों कर लिए। नैरेटिव में तो नहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, फ्लो चार्ट में नहीं हो रहे थे। इनका फायदा ये कि मैंने एक स्टेप में दोनों काम कर लिया, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, उसको चेक भी कर लिया। तो बस ये हमारा टॉपिक बीच में आखिरी रह गया था, विच वाज सिस्टम को डॉक्यूमेंट किस तरह से करना है। तो ये चैप्टर 5 है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है और थोड़ा खुश्क भी है, लेकिन इसको एक दफा जरा अच्छी तरह से गो थ्रू करके और पेपर के हिसाब से थोड़ा सा तैयार होकर बैठ जाना है। डन। तो कल हम इसके बड़े भाई की तरफ जाएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल समझ आ गया, अब इन कंट्रोल्स को हमने चेक कैसे करना है वो इंशाल्लाह हमारा कल का टारगेट है, और वो करते हुए हम रिस्क असेसमेंट में एंटर हो जाएंगे और फिर आखिरी दिन रिस्क असेसमेंट को खत्म करके अगले 1 महीने के बारे में सोचेंगे कि अब उसमें क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, और उसका आपको कुछ ना कुछ टारगेट देने की कोशिश करेंगे।